अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, ठीक ठाक रहना बड़ा ज़रूरी है। हेल्थ के लिए फिट एंड फाइन रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो जाहिर सी बात है आप ज़िंदगी के सारे काम कर सकेंगे। अच्छा, एक और टिप और साथ साथ जल्दी से मैं आपके साथ में एक टिप शेयर करती हूँ जो कि ब्यूटी टिप है। सुबह उठ के साथ ही बहुत सारे लोगों को जो है वो पफी आइज होते हैं और उनका चेहरा स्वेल कर रहा होता है और उनको समझ नहीं आती कि ये क्या कुछ हुआ है। तो अगर ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस है तो ज़रूर आपको अपनी किडनी चेक करानी चाहिए, क्योंकि किडनी में इन्फेक्शन हो या यूरिन इन्फेक्शन हो उस वजह से भी आपकी आंखें जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं और लोग रेमेडीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं या ब्यूटी इन्हांस करने के लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात यह कि अगर आपकी पफी आइज़ हैं और आपको लगता है कि भाई आंखें बहुत सूज गई हैं और अब किस तरीके से इनको ठीक किया जाए, तो उसका वाहिद हल ये है कि जब आप सोकर उठते हैं, अगर तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, किडनी इन्फेक्शन नहीं है और सोकर उठते हैं, तो फिर आप पानी लें, ठंडा ठंडा पानी लें और आइसिंग नहीं करनी है आपने ठंडा पानी लेके अपने फिंगर टिप के ऊपर वो लगा के तो अपने आंखों के नीचे लगाना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें कोई भी सूदिंग या फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल आपने बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विड फॉर्म में लगाना है और फ़ौरन से उसके बाद फिर आपने आंखें जो है वो धो लेनी है। ये तो होगी जी टिप, ब्यूटी टिप हो गई। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है जी। तो सियासत की बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि K4 मंसूबे के तहत कराची को यौमिया 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम किया जाएगा। अच्छा जी, अब मजीद क्या कहा है कि ये जो मंसूबा है दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फाइनली K4 मंसूबे के हवाले से अच्छी खबर ये है कि अब ये कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद जो है ये जो पानी का प्रॉब्लम है ये थोड़ा सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर ये दौरा किया और बाबडा की कारकर्दगी जो है उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। ये तो हो गए जी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के हवाले से जो खबर है हमने आपके साथ में शेयर की। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सिंध में घोटकी के करीब लाहौर से कराची जाने वाली जो पाक बिजनेस ट्रेन है उसकी 7 बोगियां इंजन से अलग हो गई हैं। अच्छा, रेलवे ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची जाते हुए ट्रेन की बोगियां अलग हो गई और इंजन बोगियों को छोड़कर कई किलोमीटर आगे निकल गया। अच्छा, वाक़या जो था वो मोहम्मदपुर के करीब पेश आया, जहां ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। ट्रेन को बोगियों को अलग हुए तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई भी जो इमदादी टीम है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। अब जो हुकाम है, जो उस जगह पर मौजूद लोग हैं, उनका ये कहना है कि ट्रेन जो है उसका जो क्लिपर था वो निकलने की वजह से ये बोगियाँ अलग हो गई और इंजन जो है वो वापस आ रहा है, जबकि क्लिपर जो है वो लगाकर ट्रेन जल्द रवाना कर दी जाएगी। और रेलवे हुकाम का कहना है कि मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद ट्रेन रवाना की जाएगी और मुरम्मती टीम जो है वो काम के लिए रवाना कर दी गई है। अच्छा जी, अब कराची की कचरा कुंडी के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि ख़त्म होनी नहीं है। कराची से कचरा साफ़ होना नहीं है। शहर की सड़कों और चौराहों पर मौजूद तमाम कचरा कुंडियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। चले जी, अभी ये फ़ैसला तो किया गया है, बट इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता। 2500 कचरा कुंडियाँ पहले ही ख़त्म की जा चुकी हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के शहरी अब शाहराहों पर, सड़कों पर कचरा नहीं फेंक सकेंगे। चले जी, ये खबर है। इसके बाद अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। तो सिंध हाई कोर्ट में क्या हो रहा है जी? सिंध हाई कोर्ट में आम केसेस की समाअत है, फिर रेगुलर बेंचेस और आइनी बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। फिर उसके बाद जी क्या है, आइनी बेंच के रूबरू गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक जो दरखास्तों पर समाअत है वो की जाएगी। अब आपके साथ में शेयर कर लेते हैं मौसम कैसा है। शहर का मौसम औसम है, मौसम थोड़ा बदल गया है, मिजाज भी लोगों के बदल गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड से हम बहुत नॉर्मल मौसम की तरफ आ गए हैं और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि फ़िज़ा में आलूदगी की मिकदार 211 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 से 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो ये है शहर कायद का मौसम। अब चलते जी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। मेरी चाय आ गई है, टी ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, आप भी थोड़ा सा टी ब्रेक ले लें, मैं भी टी ब्रेक ले लेती हूँ, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं कि सेहतमंद रहना ज़रूरी तो है, लेकिन इसके साथ साथ कैसे रहना ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। ख़ास तौर पर जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, जिन लोगों को हड्डियों में दर्द होता है, या फिर जिन लोगों को ऐसा फील होता है कि उनकी हड्डियाँ वीक हो गई हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये जॉइंट पेन या फिर जोड़ों का दर्द या हड्डियों की कमज़ोरी या फिर ये जो होता है ना कि आपके बोन्स के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों की बोन्स जो है वो इतनी वीक हो जाती हैं कि वो चल भी नहीं पाते। तो ये क्या सारे इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा सईद ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आयशा? ठीक है?
थैंक यू वेरी मच सबा फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइट किया है, बिकॉज आजकल हमारे जो एक मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस एंड ऑल द लाइफस्टाइल बिजी लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी हैव, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और जैसे आप बता रही थी कि बोन फ्रिजिलिटी और बोन एक्स एंड पेन्स, जॉइंट एक्स एंड पेन्स बहुत ज्यादा कॉमन मसला हो गया। ठीक। तो आप पूछ रही थी कि इसकी कॉजेस जी के बारे में। जी जी। बिल्कुल, तो अमूमन ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का जिसको कहते हैं भुरभुरा होना उर्दू की जुबान में, जी और जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ साथ हड्डियों का घिसना। सो कुछ अमल तो देखें एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे एज के साथ हमारे दांत खराब होते हैं, हम सबके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। सो सम ऑफ इट इज पार्ट ऑफ एजिंग, बट मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ आवर बैड लाइफस्टाइल्स। अगर आप अब बात ले लेते हैं कराची की, तो कराची में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, आपको पता है वो बेचारे फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। वो उनके वर्क आवर्स इतने ज्यादा हैं, प्लस पार्क्स की इतनी कमी है कि वो एक्चुअली एसेंशियली एक्सरसाइज भी नहीं करते, अगर एक्सरसाइज करते भी हैं तो वो जिम की फॉर्म में करते हैं। एंड मोर सो फॉर लेडीज, खवातीन, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। सो इतनी ज्यादा धूप और वो सब होने के बावजूद हम अपनी हड्डियों के लिए जो असेंशियल चीज है कि चलना फिरना, वेट उठाना, और जो है बेसिकली अच्छी खालिस ग़िज़ा जिसमें कैल्शियम के अच्छे सोर्सेस, बिकॉज आपको ये भी मालूम है कि हमारे जो डेयरी सोर्सेज हैं इनसाइड द सिटी आर नॉट द वन विच आर द प्योरेस्ट और विच आर द वंस जिनको आप कह सकते हैं कि जी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। सो इवेंचुअली ये सारी चीजों ने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डिटोरिएट कर दिया है, और इवेंचुअली हमारी मेंटल हेल्थ पे भी ये चीजें जाती हैं। और अल्टीमेटली यही हम देखते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में, कि देखें बहुत यंग लोग लाइक इन देयर 40s एंड देयर 50s, जैसे पहले नहीं होता था, वो नमाज नहीं पढ़ पाते नीचे बैठ जी। के, काम नहीं कर सकते, और वो नहीं करते। ठीक। अच्छा डॉक्टर आयशा, जिस तरह से अभी आपने बताया ना कि ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि वो नमाज नहीं पढ़ पाते, अगर उनका ज़्यादा वेट हो, हड्डियाँ वीक हों तो चल भी नहीं पाते, उनकी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटी है जो वो नहीं कर पाते। अब अगर कोई वीक, किसी की हड्डियाँ वीक हो गई हैं, किसी की हड्डियों में प्रॉब्लम आ गया है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है अगर वो एज्ड भी हैं तो? और इसकी प्रिवेंशन क्या है, यहाँ तक ना पहुँचे, और इसका इलाज क्या है कि भाई इससे बचाव का तरीका क्या है, क्या खाना चाहिए, लाइफस्टाइल को कैसा रखना चाहिए, हड्डियों के लिए, उनकी डेंसिटी के लिए प्रॉपर टेस्ट कौन सा होता है, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और क्या कुछ विटामिन डी तो खाना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डाइट इनटेक कौन सी रखें कि लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि बोन्स का प्रॉब्लम है या फिर जॉइंट्स का प्रॉब्लम है? जी, अब आपने डेफिनेटली दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। जो एक तो पहली बात यही है कि हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी सोसाइटी में। जी जैसे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग चलने फिरने को जबकि ये एक्चुअली हमारा कल्चर है कि हम सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सो हमारे पास जो एक विंडो होती है सुबह के वक्त, सूर्य, एक तो ये है कि अगर इफ यू वॉक आउटसाइड एट दैट टाइम यू आर एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ गुड सनलाइट, क्योंकि जो गुड सनलाइट होती है वो यूजुअली सन राइज के वक्त या सनसेट के वक्त होती है। तो एक तो चीज ये है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक या फिर जॉग या कोई भी एक्सरसाइज जो है उसकी शुरू करें। आई नो शुरू में बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप और सुबह तो इतना ट्रैफिक या ऐसी चीज भी नहीं होती, तो यू कैन वॉक एनीवेयर लाइक ऑन द रोड साइड, और अगर आपके पास पार्क है तो डेफिनेटली वो तो आइडियल है। जिन लोगों के पास जिम का एक्सेस है उनको डेफिनेटली जिम जाना चाहिए, लेकिन द मिनिमम दैट वी कैन डू इज कि हम ब्रिस्क वॉक शुरू करें। ब्रिस्क वॉक से फिर नेक्स्ट स्टेप कि आप जब आप समझें कि आप कंफर्टेबल हैं, आप लेट्स सपोज हफ्ते में 5 दिन 40 मिनट्स चल सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप वेट्स उठाना शुरू करें। ओके। अगर मैं खवातीन की बात करूं तो इसके बहुत सारा टैबू है कि जी वेट्स नहीं उठाने चाहिए, मसल्स ग्रो कर जाते हैं, दिस एंड दैट।
लेकिन इफ यू आर इन योर 30s, इन योर 40s, इन योर 50s, यू आर इन योर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, तो इस एज के अंदर स्पेसिफिकली यू शुड स्टार्ट लिफ्टिंग, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि ज्यादातर रिसर्च हमें ये बताती है कि जब आप 30 साल की उम्र तक होते हैं आपकी पीक बोन डेंसिटी होती है, यानी कि आपकी हड्डी जो है ऑप्टिमली मजबूत होती है। उसके बाद उसमें एवरी ईयर 1% भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ हड्डी घुलती है, हमारे मसल्स भी एवरी ईयर 1 to 2% हम अपना मसल मास लूज करते हैं। आपने अमूमन ये देखा होगा कि जो हैं एज के साथ साथ उनकी हाइट कम होती जा रही है। तो इसमें ये नोट करने की बात है कि जो हमारी वर्टिब्रा है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह होती है, जैसे ब्रिक्स या ब्लॉक्स की तरह। एज के साथ साथ उनमें माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं अगर हड्डी की क्वालिटी अच्छी ना हो, और वो बैठना शुरू हो जाती है। एंड इवेंचुअली आपने देखा होगा कि आपकी मदर या आपके फादर जो यूजुअली आपसे टॉल थे वो आपसे छोटे हो गए हैं, या अगर जो उनकी हाइट थी उससे वो छोटे होते जा रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि वी स्टार्ट लिफ्टिंग एंड वी स्टार्ट, क्योंकि एक ये बॉडी का असूल है कि जितना ज्यादा आप उस पर प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा बॉडी की जो है ना रीजनरेशन होगी, यानी कि जो हड्डी है और जो पट्टे हैं वो मजबूत होते जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अब अगर किसी को इस स्टेज के अंदर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, तो अमूमन जो डॉक्टर्स आपको टेस्ट लिख के देते हैं, जैसे अक्सर हम कराते हैं बोन डेंसियोमेट्री कराते हैं, रेक्सा स्कैन्स कराते हैं, कुछ खून के टेस्ट हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी एक्सेट्रा। लेकिन उसके बाद फिर आपको हड्डी मजबूत करने के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। So all these things are there, लेकिन I think जो first and the foremost is कि आपकी will हो कि आप एक लाइफस्टाइल इख्तियार करेंगे जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। So from diet to exercise to your sleeping pattern, everything counts. सही। अच्छा, आपने कहा कि 30s के बाद जो बोन है उसकी जो डेंसिटी है या फिर उसकी जो उस तरह से एफिशिएंसी है वो फिर कम होती जाती है, तो क्या करना चाहिए जो ख़वातीन 30s के बाद इन प्रॉब्लम का शिकार होती हैं या नहीं भी होती हैं, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए उनको कौन से मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? कहते हैं धूप में बैठे विटामिन डी बनता है, ब्लैक कपड़े पहन के बैठे विटामिन डी बनता है। तो आपकी बोन की एफिशिएंसी अच्छी हो, आपको जॉइंट्स पेन ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी बोन वीक ना हो, कहीं से फ्रैक्चर ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला ना हो, भुरभुरापन ना हो, इसके लिए मेनली डाइट बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, एक्चुअली ये है कि देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो हड्डियां, औरतों की हड्डियां ज्यादा स्पीड में डिटोरिएट होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। इसकी मेन वजह ये है कि जब उनको प्रेगनेंसी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसमें भी यू यूज अ लॉट ऑफ बोन कैल्शियम, और उस वक्त होता है ये कि यू आर यंग एंड शायद राइट अवे तो आपको उसके इफेक्ट्स पता नहीं चलते, लेकिन अगर उस वक्त आप ऑप्टिमली दूध नहीं पियेंगे, दूध से बनी हुई चीजें जैसे चीज होती है, योगर्ट, एंड देन कुछ जैसे हमारे फोर्टिफाइड आटा मिलता है कैल्शियम, विटामिन डी जिसमें फोर्टिफाइड किया हुआ होता है, उस तरह की चीजें। सो अगर और डेट्स खाना, बहुत सारे नट्स खाना, और गुड क्वालिटी मीट खाना, यानी कि चिकन जो फार्मी चिकन है वो तो हर जगह ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लैम का गोश्त खाएंगे और आप बीफ खाएंगे तो वो डेफिनेटली सुपीरियर है कंपेयर टू द लो फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स विच इज चिकन एंड डेफिनेटली फिश। कराची में तो फिश ज्यादा अवेलेबल है। सो मतलब कि ऐसी ऑर्गेनिक फूड्स खाने के ऊपर फोकस करें रादर देन फ्राइड और तली हुई चीजें और चीनी से बनी हुई चीजें, क्योंकि देखिए अब ये एक जो कॉफी और स्नैकिंग का कल्चर है, पिज्जा कल्चर है, बर्गर कल्चर है, सो वी फिल आवरसेल्व्स विद एम्प्टी कैलोरीज, और ये एम्प्टी कैलोरीज डोंट रियली हेल्प अस बिल्ड आवर बोन्स। होता ये था कि हमसे जो पहली जनरेशंस थी वो बहुत ज्यादा डाइट पे फोकस करती थी, ऑर्गेनिक फूड्स उनके बहुत आसानी से अवेलेबल थे, अच्छा दूध होता था, देसी घी होता था, सो ये चीजें, और फिर वो बहुत ज्यादा सीजनल चीजें खाते थे, सीजन है तो वो खाया जाए। तो ये चीजें एक्चुअली
ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि जी आप ये दवाई खाएंगी तो ऑल ऑफ अ सडन ये चीजें आपको नहीं होंगी। नहीं होंगी। आपको एक मतलब कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस अपने अंदर होनी चाहिए कि जी मैंने ये शुरू से अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखना है। और अब असल में अब इसके भी और इसका भी बहुत फैशन आ गया है, मतलब कि हर जो हमारी क्लास ऑफ सोसाइटी है उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं ओविंग टू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ। चलिए जी। सो ये सारी जो आर्टिफिशियलिटी है हमारी लाइफ में, इट्स एडिंग टू ऑल दिस। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा आपके कीमती वक्त के लिए। और बात वही है कि ख़वातीन को अपना ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से हम चीज़ों को पसंद करते हैं या अब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा सर्च करें। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे देसी घी है या दीगर ऐसी चीज़ें जो कि मिल जाता है अब मार्केट में, उस तरह तो नहीं लेकिन ढूंढना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएँ। जो आपकी हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, इनके लिए, इनकी अच्छी एफिशिएंसी के लिए, इनकी सेहत के लिए ज़रूर खाएं, ज़रूर अच्छा जो है वो अपने आप को रखें, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, आपको प्रॉपर कैल्शियम चाहिए, आपको अपनी बोन्स को अच्छा रखने के लिए, अपनी वॉक को अच्छा रखने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खाना पीना चाहिए, क्योंकि हड्डियों की मजबूती का डायरेक्ट ताल्लुक आपके खाने पीने से। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। तो भाई क्रेज़ है हर तरफ कि हमें स्किन अच्छी चाहिए, हमें ग्लास स्किन चाहिए, हमें कोरियन स्किन चाहिए, हमें तो ऐसी स्किन चाहिए जो बिल्कुल लगे कि ग्लो कर रही हो, नेचुरल हो, जिसका इफेक्ट ही अल्टीमेट हो। लेकिन क्या हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमारी स्किन ग्लास स्किन हो सकती है? क्या हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है? अगर नहीं भी है तो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लाइबा शेख ने, जो कि बहुत अच्छी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप लाइबा? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लाइबा, ये बताइए कि खूबसूरत स्किन कैसे मुमकिन है, स्पेशली कोरियन और ग्लास स्किन के लिए क्या करना चाहिए? सबा आपने हर चीज जो है ना इंट्रो में ही बता दिया, और मैं इतनी हाँ खुश हूँ कि आपको पहले ही बता दिया कि क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, क्या हाँ हम एक्चुअली उस तरह, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि हाँ। हम उस स्किन को मेंटेन कर सकते हैं उस तरह। वेरी नाइसली यू सेड इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू डू सो, हाँ क्योंकि ना हमारा स्लीप साइकिल वैसा है, ना हमारा जितना हमारा स्क्रीन टाइम है। अब आप देखें, हमारी 85% लाइफ तो फोन पे गुजरती है। That is also a very big factor because वो जो लाइट हमारे फेस पे पड़ती है, मिसकंसेप्शन है कि हम बाहर नहीं जाते तो हाँ हमें धूप नहीं, राइट? बट जो लाइट आपके फोन से कॉन्स्टेंटली आपके डायरेक्ट फेस पे पड़ रही है, उसका इम्पैक्ट कोई देख ही नहीं रहा, सही। ठीक है? सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर। प्लस एक्चुअली दिस कोरियन स्किन वॉज अ मार्केटिंग मिमिक, ठीक है? ये एक मार्केटिंग मिमिक थी टू परस्यू एंड परसुएड अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स दिस। अब आप देखोगे कि आप भी इस बारे में बात कर रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट, उनकी मार्केटिंग सक्सेसफुल हुई है। देयर इज नो सच थिंग एज प्योर ग्लास स्किन, ठीक है? जब इस पे रिसर्च हुई गई तो हुआ क्या था कि लोगों ने सिरम्स लगा के या मुंह धो के ऊपर फिल्टर लगा के, या फिल्टर भी नहीं, सिर्फ वो रिंग लाइट लगा के सामने आते थे, और एक और कुछ शाइन लोगों ने सी वो जो बहुत थिन से मास्क होते ना, वो भी लगा के मेकअप किया हुआ था। जी एग्जैक्टली, और वो फिर इस तरह की कुछ शाइनिंग सी फीलिंग आती थी और लोग समझते थे कि हाँ बस यही चाहिए हमें, बट दैट सही। इज जस्ट नॉट ट्रू, इट्स अ मार्केटिंग मिमिक। यस, अच्छी स्किन होना, जैसे आपने मेंशन किया, साफ स्किन होना, वो पॉसिबल है, हाँ बट ग्लास स्किन इटसेल्फ इज जस्ट अ मिथ, नॉट पॉसिबल। सही, ग्लास स्किन पॉसिबल नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ। मगर क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पर भी हाँ ये क्लेम करते हैं कि भाई आप हमसे ट्रीटमेंट कराएं, आपकी स्किन ग्लास स्किन जैसी हो जाएगी। ग्लास स्किन का मतलब ये है कि आपकी स्किन स्मूथ हो, अच्छी हो, साफ हो, क्लीन हो, आप उसको मेंटेन रखें, दैट्स इट। तो चले, ग्लास स्किन तो हमें पता चल गया कि इट्स अ मिथ, मगर अब अच्छी स्किन के लिए क्या करना चाहिए? सबा वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो योर स्किन टाइप। सबसे पहले मैंने लोगों को देखा है जो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन प्रोडक्ट्स यूज करें, ड्राई स्किन है और ऑयली प्रोडक्ट्स यूज करें। यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी स्किन टाइप है क्या। आपकी स्किन टाइप यूजुअली लोग नहीं जज कर पाते, इसलिए हम कहते हैं एक दफा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। नॉट दैट कि वो पैसे बनाने के लिए, बट वो आपको बता दें कि आपकी स्किन टाइप ये है। उसके बाद फिर आप यू कैन एक्सप्लोर, आप खुद, अब तो लिखा हुआ होता है फॉर ड्राई स्किन या ऑयली स्किन, आप वो यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ड्राई स्किन है दे आर नॉट मॉइस्चराइजिंग वेल जितनी उनकी जरूरत है, और उनकी स्किन टाइटली फ्लेकी और डल होना शुरू हो जाती है। मॉइस्चराइजिंग को बहुत लाइट लिया जाता है, दो अब सोशल मीडिया ने काफी हमारे लिए चीजें आसान कर दी हैं, लोगों को अवेयरनेस काफी आ गई है, लेकिन स्टिल आई थिंक मॉइस्चराइजिंग इज अ की टू कीप योर स्किन स्मूथ, एंड देन सनब्लॉक। ये चीजें दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर डाउन जब हम आते हैं तो आपकी स्किन कंसर्न्स क्या है, जैसे आपने मेंशन किया स्किन साफ होना, किसी को अगर झाइयां हैं, किसी को अगर स्किन टेक्सचर का इशू है, किसी को एक्ने का इशू है, तो वो उस चीज को एक घरेलू टोटके मैं खुद रेकमेंड करती हूँ कि चलो ठीक है, आई मीन ऑयल ना लगाएं, ये जो आजकल पेट में लोग एसेंशियल ऑयल्स भी लगा रहे हैं फेस पे, वो ना लगाएं, का यूज ना करें, बेकिंग पाउडर ना करें। बट कुछ चीजें जो हमारे माँ बाप करते हुए आए, दादियां करती नहीं आई, जिस तरह दही इस्तेमाल हो गया, ये चीजें ठीक है, आई डोंट से कि गलत है, बट इस चीज को इतना प्रोलॉन्ग करना, अपनी चीज को प्रोलॉन्ग करना कि हम दही से ठीक कर लेंगे और एक्ने ठीक हो रही है दही से, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो स्कारिंग छोड़ेगी, इवेंचुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो बेटर इज टू सी अ डॉक्टर बिफोर हैंड फॉर योर इश्यूज लाइक स्किन इश्यूज, बट अगर मामूली भी बहुत इश्यूज हैं तो राइट स्किन केयर कैन हेल्प यू आउट। सही। अच्छा, आपने मॉइस्चराइज़र का जिक्र किया, मैं मॉइस्चराइज़र के बारे में भी आपसे ज़रूर पूछूंगी कि कितनी टाइप्स के मॉइस्चराइज़र होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं, ब्रांडेड भी होते हैं, बट उससे पहले मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले तो स्किन को क्लीन करना बड़ा ज़रूरी है। अब क्लिनजर जो है, क्लिनजर के हवाले से भाई बहुत लोग परेशान रहते हैं और वो ये कहते हैं कितना महंगा क्लिनजर लें, कौन सा क्लिनजर लें, लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो घर में कुछ रेमेडीज़ के थ्रू भी अपनी स्किन क्लीन कर रहे होते हैं, और इसके अलावा मेकअप रिमूवर और जो आप अपनी स्किन क्लीन कर रहे होते हो वो वैसलीन के साथ भी कर रहे होते हैं, एलोवेरा जेल भी उसमें मिक्स करके कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी घर के जो भी सिनेरियोज होते हैं, ये जिसको कह सकते हैं टोटके हैं या रेमेडीज़ हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि वैसलीन से क्लिनजिंग करना, अगर मेकअप किया हुआ है तो आप वैसलीन के साथ में उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, या स्किन क्लीन करना एलोवेरा जेल या शहद या लीमू और ये तमाम पेस्ट मिला के आप क्लिनजिंग कर रहे हैं, बेसन लगा रहे हैं, ठीक है या नहीं है, या मॉइस्चराइज़र से पहले जो क्लिनजिंग आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से प्रोडक्ट्स चाहिए? सबा देखिए, ये वैसलीन इज नॉट राइट फॉर क्लिनजिंग। अगेन मुझे नहीं, अब ये मैंने नई चीज सुनी है, अब इस वजह से फिर मैं डर जाती हूँ कि हाँ घरेलू टोटके कर लूँ। अब दिस इज समथिंग न्यू एंड आई थिंक नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू क्लीन योर फेस विद वैसलीन। आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं, वंस यू अपना मेकअप आपने उतार दिया विद द मेकअप रिमूवर, अब तो बहुत ऑप्शंस हैं, मिसलर वाटर है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मेकिंग मेकअप रिमूवर्स जो आपकी स्किन को आप यूज करें तो इरिटेट नहीं करते, ठीक है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल क्लेंजिंग, अगर आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं एक दफा आप अपना मेकअप रिमूव करें, फिर एक दफा अच्छी तरह फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश करें, या फोमी ले लें अकॉर्डिंग अगेन टू स्किन टाइप। फेस वॉश करना बहुत जरूरी है बिफोर यू अप्लाई एनीथिंग एल्स एज मॉइस्चराइजर और XYZ। सही। आई बट कोकोनट ऑयल लोग यूज करते हैं एंड इट्स हेल्पिंग देम, और लोग जमाने से करते हुए आए हैं टू रिमूव मेकअप, इट्स फाइन, बट वैसलीन, लेमन, things like that to remove makeup, a big no, बिल्कुल भी नहीं। सही। आपको प्रोडक्ट्स आपने मेंशन किया क्लींजिंग के लिए लेने पड़ते हैं, बट महंगा इतना डिफाइन नहीं करता कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सही। तो मतलब जो घर में आप कह रही हैं कि अगर घर में किसी ने अपनी स्किन को क्लीन करना है, क्लिनजिंग करनी है, तो वो कोकोनट ऑयल के साथ में कर ले, अदरवाइज वो कोई अदरवाइज वो कोई फिर जो है वो मेकअप रिमूवर लेके वो यूज करे, और जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं उससे पहले फेस जरूर वॉश करें, राइट? वन मोर थिंग, जिनकी स्किन ऑलरेडी एक्ने प्रोन है या जिनकी स्किन ऑयली ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, वो प्लीज कोकोनट ऑयल यूज मत करें घर पे। अच्छा। ये ना हो कि कल बोलेंगे जो डॉक्टर लाइबा ने बोला था तो हम ये करें। तो फिर क्या करें? अब ऑलरेडी वो तो ऑयल इतना प्रोड्यूस कर रही है उनकी स्किन, तो उसका ऑल्टरनेट फिर क्या है? आपको अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी, मिसलर वाटर जैसी चीजों पे आपको अपना मेकअप प्रॉपर्ली रिमूव करना पड़ेगा वाटर बेस्ड रिमूवर से। सही। चलिए जी, ये तो क्लिनजिंग की सारी चीज़ें हो गई। अब बताएं मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अगर किसी को घर में कोई चीज़ अवेलेबल है तो वो उससे किस तरह से अपने चेहरे को मॉइस्ट कर सकता है, या फिर कौन से ऐसे मॉइस्चराइज़र्स हैं जो कि स्किन के ऊपर अच्छा इफेक्ट भी रखते हैं, थ्रू आउट उनको जो है वो हाइड्रेट भी करके रखते हैं? I don't think I can mention the companies exactly, but आप एक वैसे इन जनरल आप बता सकते हैं। जी जी। Yeah, I can just tell फॉर एग्जाम्पल आप वो वाले मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं जिन पे वाटर बेस्ड हो या ऑयल बेस्ड हो। यू कैन यूज
बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है। आप वाटर बेस्ड यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, हाँ। ऑयल बेस्ड यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन इज टुवर्ड्स द ड्राई साइड। सही, तो ये तो हो गई भी मॉइस्चराइजर। अब बताएं ओवरऑल स्किन केयर कैसे की जाए? जब सुबह सो के उठती हैं खवातीन तो स्किन की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू की जाए, कैसे स्किन प्रिप की जाए और पूरा दिन जो है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए? स्किन ऑयली अगर है तो सबसे पहले तो आपको अगेन वॉश करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है, सनब्लॉक यूज करना है एंड यूर गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब आप रात होगी अगेन आप मुंह धोएंगे, अगेन आप फेस वॉश करेंगे। आई एम सॉरी, कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट? आई एम रियली सॉरी। नो 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 इज इश्यूज, दैट पॉसिबल? वरना ये बेल बजती रहेगी और आप लोग अनॉय होते नो रहेंगे। नो जस्ट नो सॉरी। इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए जी, लाइबा हमारे साथ मौजूद है और लाइबा जो है वो हमें बता रही है कि किस तरीके से हमारी स्किन जो है वो ग्लास स्किन हो सकती है। तो मजीद भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपको बताएंगे कि स्किन केयर जो है वो रूटीन में आप कैसे कर सकते हैं और सुबह उठते साथ ही आपने कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है। वेलकम बैक। तो भाई ग्लास स्किन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा बताइए किस तरह से मुमकिन है स्किन केयर और सुबह उठ के क्या चीज़ें पहले करनी चाहिए? जिस तरह से अभी हम डिस्कशन कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए। जी, लाइक आई सेड अगेन डिपेंड्स ऑन योर स्किन, बट जिस तरह कि अगेन इंस्टाग्राम पे या हर जगह ये चल रहा है कि जो 10 सीरम्स यूज करें, 12 सीरम्स यूज करें तो फिर ही स्किन अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेसिक ठीक है तो स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से ही ग्लो करेगी। फर्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइजर। आप मुंह धोएंगे अच्छी तरह, लाइक वी मेंशन, अ गुड फेस वॉश जो आपकी स्किन को ड्राई है तो मजीद ड्राई ना करे, ऑयली है तो फिर आपका ऑयल कंट्रोल करे। ठीक है, ये आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट्स पे। इफ नॉट देन यू कैन गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, टेक अ सजेशन वंस और देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। गुड फेस वॉश डन, उसके बाद फिर आपने, अच्छा वन मोर थिंग सबा, हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ स्किन को जब भी आप स्किन केयर करें डैम्प स्किन पे करें, मतलब बिल्कुल सूखी स्किन पे नहीं करें। उसका रीजन एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है। तो डैम्प स्किन के ऊपर आप फिर लगाएंगे मॉइस्चराइजर। अगेन स्किन अगर ऑयली है तो आप लगाएंगे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आप लिखा होगा उसमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। सही। और अगर ड्राई है तो प्लीज यूज अ ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है, ऑयल नहीं तो थोड़ा थिक मॉइस्चराइजर। ठीक है, यूज करना है, हाँ। यस। उसके बाद फिर आपने सनब्लॉक, नो मैटर व्हाट, इनसाइड आउटसाइड, सन, स्नो, धूप, व्हाटएवर, सनब्लॉक लगाना है। सही। ये हो अच्छा। गया दिन की रूटीन। फिर आ गए हम रात पे। अगर खवातीन जो हैं वो मेकअप कर रही हैं तो बाय दिस टाइम आपने अपना मेकअप अच्छे से, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया, सारा रिमूव करना है। रिमूव करके क्लींजिंग करनी है। जी। अगेन फिर आपकी स्किन पे झाइयां हैं, आपकी स्किन पे फॉर एग्जांपल एक्नी है, एक्ने। तो फिर आप उस चीज का सीरम यूज करेंगे। एग्जांपल एक्नी है तो सैलिसाइलिक एसिड वी हाँ। यूजुअली रेकमेंड टू यूज। अच्छा। अगर आपको झाइयां हैं तो वी रेकमेंड टू यूज, अब आजकल बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ट्रांसमिक एसिड, नियासिनामाइड, ये आप इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हैं। सही। अगर ये आपको मिल जाए सिरम जिनमें ये मौजूद है, नहीं तो नियासिनामाइड ही सिर्फ वो अगर आप करें अलॉन्ग विद, अच्छा विटामिन सी आप सुबह और शाम दोनों में यूज कर सकते हैं, अच्छा। बट जिनकी झाइयां हो। सही। और समटाइम्स सब जस्ट टू कीप इन माइंड, विटामिन सी हर किसी को सूट नहीं करता, इसलिए मैं राइट। रिकमेंड करती हूँ कि अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं टू स्टिक टू नियासिनामाइड। यूज दिस विद अल्फा आर्ब्यूटिन, ये भी आपको कॉम्बिनेशन में मिलता है झाइयों के लिए। सही। उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अगेन वो आपने सुबह लगाया एंड यू विल गो टू स्लीप, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सही। अगर आपकी एज 25 से ऊपर है और आप अब यू आर गोइंग टुवर्ड्स एजिंग, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 40 में जाके हम बूढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी स्किन स्टार्ट्स एजिंग आफ्टर द एज ऑफ 25। अच्छा। ठीक है, सही। उसमें फिर आप रेटिनॉल, आपने सुना होगा सबा, वो आप अपनी रूटीन में ऐड करना लाजिम करें। उससे आपकी स्किन जो है वो फाइन लाइंस, एजिंग और इस सब को प्रिवेंट करेगी। लेकिन रेटिनॉल को यूज करने का भी एक तरीका है, इफ यू से वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी जी श्योर, प्लीज जी, एक्सप्लेन। रेटिनॉल मैंने देखा है कि लोग एकदम हायर परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और दे जस्ट गो फॉर इट। इस तरह नहीं है, स्किन को यूज टू होने का टाइम लगता है। यू नीड टू स्टार्ट 0.25% रेटिनॉल, 0.25% वंस अ वीक। अच्छा। सेकेंड वीक पे ट्वाइस अ वीक, थर्ड वीक पे थ्राइस अ वीक, फोर्थ वीक पे ऑल्टरनेट डे पे आप रेटिनॉल यूज किया करेंगे। कीप इन माइंड आपकी स्किन मजीद ड्राई करेगी तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल लाजम करें। स्किन को ये सेंसिटिव करती है तो सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। नहीं कर सकते सनब्लॉक यूज तो प्लीज रेटिनॉल का छेड़िएगा मत, डू नॉट डू इट। 0.25 तो आपकी स्किन यूज टू हो जाए फॉर 3 months, देन यू शिफ्ट टू 0.5, द सेम वे लाइक, और ये फॉर लाइफ चलता है। अच्छा अच्छा लाइबा, ये बताएं जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो खवातीन प्रोसीजर्स करवाती हैं, जैसे लाइक माइक्रो नीडलिंग है
और कोलेजन वर्क है, फिर बहुत जी और जी भी प्रोसीजर्स होते हैं, स्कारलेट वगैरह है, सारा कुछ। वो कितना राइट। इफेक्टफुल होता है, वो कितना बेहतर रहता है? क्या वाकई उससे भी स्किन बहुत बेहतर हो जाती है, स्किन क्वालिटी बेहतर हो जाती है प्रोसीजर्स करवाने से? सबा जैसे आपने मेंशन किया, माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। इट्स एन ओजी ट्रीटमेंट जिसको मैं कहती हूँ, और इट्स एन अमेजिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके नुकसानात हैं अगर गलत तरीके से किए जाएं, वरना फायदे ही फायदे हैं। अच्छा। एक, आपकी पिगमेंटेशन बहुत बेहतर होती है। एक ये कि स्किन टेक्सचर जिस आपने मेंशन किया वो बेहतर होता है। एक, आपका पोर साइज कम होता है, गायब नहीं होता, बिकॉज पोर्स जेनेटिक होते हैं, ये लोगों का मिसकंसेप्शन है। हाँ। पोर्स का साइज थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस आप एजिंग से बच जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लोग मेंटेनेंस के तौर पे ले सकते हैं, मंथली वंस या ट्वाइस इन 1 मंथ, जिनको कोई खुदा ना खास्ता इश्यूज नहीं है। इट विल आल्सो हेल्प विद योर स्कारिंग एज वेल। इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। व्हेन वी कम टू ट्रीटमेंट्स लाइक स्कारलेट, दोज आर माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, एंड यू नीड टू चूज योर डॉक्टर वेरी वाइजली। उसमें यह है कि उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है कि आप पीआईएच की तरफ जा सकते हैं, विच मीन्स पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, इफ डन द रॉन्ग वे। तो उसका थोड़ा ख्याल करना है। अगर डेप्थ ज्यादा यूज होगी तो आपका फेस का जो फैट है वो भी लूज हो सकता है, वॉल्यूम लूज हो सकता है। तो अगेन, ट्रीटमेंट्स आर गुड फॉर यू, बट अगेन इफ इट्स डन फॉर द राइट पर्पस एंड बाय द राइट डॉक्टर, सही। दैट्स हाउ इट। तब तो ठीक है। बात वही है ना कि अगर आपने राइट जगह, राइट डॉक्टर से जी सही क्लिनिक में जाके प्रोसीजर्स कराएं तो ठीक है, वरना माइक्रो बिल्कुल नीडलिंग भी जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है बिल्कुल अगर आप उसको तरीके से नहीं करें। अच्छा, ये तो माइक्रो बिल्कुल। नीडलिंग हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे जी एक्सोम है, या और बहुत सारे ऐसे जी प्रोसीजर्स हैं जो लोग करवा रहे होते हैं, वो ठीक रहते हैं? मतलब अगर किसी ने माइक्रो नीडलिंग करवानी है, कोई प्रोसीजर करवाना है और उसकी 6 सिटिंग्स हैं या 3 सिटिंग्स हैं, तो क्या दैट्स ओके, फाइन, वो सिटिंग्स ले लें और उसके बाद फिर अपनी स्किन को उसी तरीके से मेंटेन करें? क्योंकि ख़वातीन ना ये जानना चाहती हैं कि हम पार्लर जाएं या हम एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएं, हम जाके महंगा फेशियल करवाएं या हम जाके महंगा ट्रीटमेंट लें। व्हाट डू यू सजेस्ट एज डर्मेटोलॉजिस्ट? there are a lot of malpractices happening in parlors and in clinics. मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ parlors में हो रही है, clinics में भी बहुत malpractice हो रही है। तो again, it depends कि आप किस चीज के लिए जा रहे हैं। फेशियल जिसमें पॉलिश या ब्लीच हो, वो मेरे लिए बिग नो है, वैसे ही बहुत बड़ा नो है। तो अगर आप अच्छा। किसी सैलून में जाके एकदम गोरे हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो पॉलिश ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। सो बिग नो। देखिए, अगेन, आपकी स्किन, अगर आप माइक्रो नीडलिंग मंथली ले सकते हैं पीआरपी के तौर पे, तो मे बी यू डोंट इवन नीड अ फेशियल इन द एंड, क्योंकि आपकी स्किन मेंटेन हो रही है। यस, अगर आप बहुत मेकअप करते हैं डेली बेसिस पे और आपकी बहुत बाहर आना जाना है, तो फिर हम रिकमेंड गो फॉर अ गुड हाइड्रा फेशियल वंस अ मंथ। हाँ। वो ना आपकी स्किन को गोरा करेगा, ना वो आपकी स्किन को टाइट करेगा। हाँ। ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि अच्छा। टाइट हो जाएंगे हम हाइड्रा फेशियल से, गोरे हो जाएंगे। नहीं, वो हाँ। सिर्फ आपके जो अंदर स्किन का गंक है वो निकालेगा, एंड दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। सही। खवातीन अगर नहीं है 3 सेशन 6 सेशन, अब ट्रीटमेंट्स टेक अ व्हाइल, स्किन को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। लेकिन ये जो कंसेप्शन है कि आप 4 सेशंस लेंगे तो रिजल्ट आएगा, ये गलत बात है। दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा। आपको स्किन को 2 या 3 सेशन, 2 सेशंस में अमूमन पता चल जाता है, अगर जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, कि इस पे ट्रीटमेंट कर रही है या नहीं। लेकिन लोग बेचने के लिए क्या करते हैं, जी आपको 4 सेशन लेने ही पड़ेंगे, फिर मैं बता सकती हूँ, बता सकता हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। हाँ। सही। आपको एक सेशन में पता चल जाएगा, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, सही। नॉट पॉज। तो हाइड्रा फेशियल जो लोग लेते हैं वो जस्ट फॉर क्लिनजिंग और क्लीनिंग के लिए होता है, इसके अलावा नथिंग एल्स, राइट? नो, सही। नथिंग तो एल्स। अगर वो जा रहे हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स में, तो फिर वो हाइड्रा फेशियल ना करवाएं, क्योंकि ये ना सवाल, ये ऐसा सवाल है कि हर रोज पूछा जाने वाला सवाल है कि हम पार्लर जाएं या एस्थेटिक क्लिनिक जाएं, हाइड्रा फेशियल कराएं या माइक्रो नीडलिंग कराएं। सो आप किस पर्पस से करा रहे हैं हाइड्रा, हाँ। दैट इज द पॉइंट। सही। अगर आपका पर्पस सफाई करना है, स्किन को हाइड्रेट करना, हाँ। प्लीज गो फॉर इट। बट अच्छा। अगर आप कहते हैं मैं इससे गोरा हो जाऊंगा, मेरी स्किन एज हो जाएगी, हाँ। मैं एजिंग कम हो जाएगी, हाँ। टाइट हो जाएगी, नो, ये सब झूठ है, नहीं हो सही। फिर आप सकती। स्टैटिक्स के पास जाएं अगर आप इसलिए जी जा रहे हैं कि मतलब आपने थोड़ा स्किन टाइटनिंग चाहिए, आपको बिल्कुल कोलेजन चाहिए आपको, या आप माइक्रो नीडलिंग बिल्कुल। कराना चाह रहे हैं, मतलब स्किन के तौर पे आप, जैसे आपने ऑप्शंस बताया, तो काफी हाँ हैं। बिल्कुल, हाँ, डिफरेंट जी ऑप्शंस पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप एस्थेटिक्स के पास जाएं। बट दोनों ही जगहों पर ठीक तरीके से काम हो रहा है। बात वही है कि लोगों को सिलेक्शन खुद करनी है कि वो किस जगह पर, किस डॉक्टर से जाके अपना ट्रीटमेंट बहुत करवा रहे हैं। जरूरी अच्छा डॉक्टर मिल जाना भी ना बड़ी नेमत होती है लाइबा, मतलब जो ये आपको बहुत सजेस्ट भी जरूरी है। करे, गाइड भी कर दे, आपकी स्किन टाइप देख के भी आपका ट्रीटमेंट करे। अच्छा, अब ना जी ये बताएं कि खवातीन बालों के बारे में, नेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि जी हमारे नेल्स बहुत अच्छे हो जाएं, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएं, उसके लिए क्या खाना चाहिए, उसके लिए क्या केयर करनी चाहिए और क्या कुछ है उसके लिए
ट्रीटमेंट्स में, या फिर वर्बली कौन से ऐसे मल्टीविटामिन है जो खाने चाहिए जिससे आपके बाल, नाखून और आपकी ओवरऑल स्किन अच्छी हो जाए? सबा, ये ओवरऑल देयर इज नॉट वन सोल्यूशन फॉर इट, बट यस डेफिनेटली लिखा होता है काफी चीजों पे, हेयर स्किन एंड नेल्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, समवॉट बिकॉज उनमें वो चीजें डाली जाती हैं जो ओवरऑल हेल्प करती हैं, राइट? बट अगर मैं कहूँ कि ऐसे कोई मल्टीविटामिन जिस चीज को बिल्कुल क्योर आउट कर दे, नॉट पॉसिबल। बट अगेन हम लोगों को पता करना बहुत जरूरी होता है कि वो हो क्यों रहा है। अगर नाखून इतना जल्दी टूटता है तो टूटता क्यों है, विटामिन कौन सी ऐसी कमी है, या बाल इतना गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। आजमी मैं कहती हूँ सारी खवातीन को, और इवन फॉर मेन ना, प्लीज अपना विटामिन डी, अपना आयरन लेवल ये हर 3 महीने में एक दफा चेक जरूर करें। आपको अंदाजा नहीं है विटामिन डी आपके लिए कितना जरूरी है, ठीक है? आपके हेयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी नींद के लिए, आपके मूड के लिए, आपकी हड्डियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज विटामिन डी लाजमी चेक करें। अगर सबा मैंने आपको कुछ रेकमेंड कर दिया और वो पेशेंट ऑलरेडी उस रेंज से भी ऊपर है, तो दैट कैन लीड टू किडनी स्टोन्स, ठीक है? तो दैट इज द रीजन, जब तक आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल नहीं है या आयरन लेवल नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रेंज में नहीं है, दैट इज ओनली व्हेन वी कैन प्ले अराउंड विद यू। बट इफ यू आर एनीवे डेफिशिएंसी में या यू मोर देन सफिशिएंसी में, बोथ वेज तो आई कैन, अगर मैं भी कुछ रेकमेंड करूंगी, लोग जाके वो उठा लेंगे और वो ब्लड्स नहीं कराएंगे। तो पहले प्लीज अपने ब्लड टेस्ट कराएं, उसके बाद फिर गो टू एंड देन ट्रीटमेंट डन। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया लाइबा आपके कीमती वक्त के लिए। पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, अपने लैब्स के रिजल्ट लेकर आएं, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करवाएं। वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आपको सूट भी करेगा और रेलेवेंट ट्रीटमेंट भी होगा। शो में यह वक्त हुआ, जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाइबा। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमें एक बड़ी ज़बरदस्त फेमस पर्सनैलिटी ब्रेक के बाद ज्वाइन करिए। वो कौन है, ये सरप्राइज़ है, ये जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब आपको मिलवाते हैं एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से, पाकिस्तान के एक ऐसे स्टार से जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और इनकी वजह से लोगों को पता लगा कि भाई पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग भी मौजूद होते हैं, पाकिस्तान भी टेनिस वर्ल्ड में जो है वो इतना आगे है। अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ एहसाम उल हक की, जिन्होंने हमें अभी शो पर ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग एहसाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र करम, थैंक यू। अच्छा एहसाम, इतनी सारी आपने कामयाबियां समेटी, इतनी सक्सेस, मिक्स्ड डबल्स के आप एक्सपर्ट रहे, यूएस ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद जो है वो आपने इतनी सारी कामयाबियां समेटी। ये बताएं, रिटायरमेंट का फैसला क्यों किया, कब किया, और क्या वजूहात थी इसके पीछे? नहीं, वजूहात तो जी अल्लाह का बहुत करम है। आई फेल्ट लाइक इंटरनेशनली, प्रोफेशनली जितना कुछ कर सकता था मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो किया है मैंने। एंड वो अब माशाल्लाह से 3 साल का बेटा भी है, 1 साल की बेटी है, मैरिड। एंड वो जो वाई था ना ऑफ ट्रैवलिंग, बीइंग अवे फ्रॉम होम, वो जरा छोटा हो गया। एंड स्टेइंग विद द फैमिली, एंड प्रेसिडेंट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का, माशाल्लाह। तो आई जस्ट फेल्ट लाइक बीइंग हियर एट होम एंड डूइंग द थिंग्स फॉर टेनिस, उसकी बेहतरी के लिए वो ज्यादा बड़ा हो गया मेरे लिए वाई जो है। एंड वाई की वजह से फिर देन आई हैड टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल करियर के लिए। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम होम ऑलमोस्ट फॉर 8 to 10 months a year। सही। तो वो विल भी नहीं थी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, एंड मोटिवेशन भी नहीं थी। जैसे आपने कहा, यूएस ओपन का फाइनल खेल गया, वर्ल्ड नंबर 8 हो गया, एशिया नंबर 1 भी रहा, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वो किए हैं। रॉजर फेडरर को हरा लिया, जो रॉजर फेडरर को हरा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब घर पे रहकर ट्राई टू चेंज द इकोसिस्टम ऑफ टेनिस, एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रेसिडेंट की, एंड आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट। और कोशिश यही है कि जितना प्लेयर था उससे बेहतर इंशाल्लाह प्रेसिडेंट बनूं मैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके तमाम जो अचीवमेंट्स हैं उनको, जो आपके ख्वाब हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो मजीद पूरा करे। रॉजर फेडरर के हवाले से आपने बात की, ये बताएं रॉजर फेडरर को हराने का जो एक वाकया है, बड़ा दिलचस्प वाकया है, वो बताएं क्या था उस टाइम, क्या फीलिंग्स थी, इतने बड़े वो टेनिस स्टार। जी नहीं, unbelievable feeling, obviously feel very lucky, feel very blessed to actually have played him, and ऊपर से उसको जीतना भी, there are not many people who can say they have beaten Roger Federer, especially उसके home ground के अंदर। 2009 की बात है, बाज़ल ओपन था, and I was actually in इस्लामाबाद। अपने दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड है नासिर शिराजी, उसकी शादी थी एक्चुअली, and I was there, और मेरे ख्याल मेरा था कि मेरा सीजन खत्म हो चुका है, तो ये वो, तो मुझे बाज़ल से फोन आया जी कि आप जो है ना अपने पार्टनर जेम्स रिटानी के साथ बाज़ल ओपन के अंदर हो गए, तो वो जो वांट प्ले,
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी सैटरडे है, इज एनी पॉसिबिलिटी कि मेरा वेडनेसडे को मैच हो सकता है, क्योंकि इट विल टेक मी सम टाइम टू गेट टू बाज़ल। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, यू हैव टू प्ले ट्यूसडे 7 o'clock बिकॉज यू प्लेइंग रॉजर फेडरर एंड हिज पार्टनर। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, अब उसकी शादी थी, मैं आया हुआ था, मैंने कहा यार यू वुड नॉट बिलीव, मैं बाज़ल ओपन में हो गया हूँ एंड गेस किससे मेरा मैच है। तो वो कहते हैं रॉजर से। मैंने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा टेल बताओ मुझे इफ इट्स ओके फॉर यू कि मैं जाऊं शादी उधर जो है ना मैच खेले, या मैं इधर रहता हूँ तेरे लिए शादी पे। तो कहते हैं नो नो नो, मेहंदी हो गई है, तूने एडवांस कर लिया है, तेरा काम पूरा हो गया है, गो एंड प्ले मैन, बिकॉज़ नेवर नो रॉजर से कब दोबारा मैच होता है। तो आई फ्लू गॉट टू बाज़ल ऑन मंडे इवनिंग एंड प्रैक्टिस की। एक दफा ईशा की नमाज के बाद एक ही दुआ की मैंने कि अल्लाह मियां किसी तरह मुझे रॉजर को हरा दे, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही। तो वो अब अल्लाह की देन है क्या है, टिल दिस डे आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट हैपेंड और वो किस तरह हम मैच जीते हैं। लेकिन उसको मैच के बाद हाथ मिलाया उससे एंड टोल्ड हिम इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू। तो कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी प्लेड 12 years ago in juniors as well। तो उसको मैंने कहा आई डू रिमेंबर दैट बट डिडंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर इट। तो उसने कहा नो इट्स वेरी इजी, यू आर द ओनली पाकिस्तानी एवर प्लेड अगेंस्ट एंड प्रोबब्ली विल बी द ओनली वन एज वेल। तो उसका बड़ापन था, उसको याद रखना कि पाकिस्तानी के अगेंस्ट खेला है और मेरे साथ 12 साल पहले भी खेला हुआ है। तो वाज एन अनबिलीवेबल फीलिंग टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रॉजर फेडरर जितने बड़े स्टार हैं और जितने उनके फैंस हैं, और उसके बाद जिस तरह से आपने उनका ये इंसिडेंट सुनाया कि उनको ये भी याद था कि वो 12 साल पहले आपके साथ खेले थे, तो इट्स अ रियली बिग डील और बी प्राउड ऑफ यू कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटी हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा, जब आप खेल रहे होते हैं ना एहसाम, तो उस वक्त आपके ड्रीम्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, आपके गोल्स भी चेंज हो रहे होते हैं, आप कहते हैं अभी और अभी और अभी और। तो आपका जो पूरा करियर है उसको आप कैसे वन सेंटेंस के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि नहीं दिस इज इट, मैंने अपनी सारी चीज़ें अचीव कर ली, राइट नाउ आई एम हैप्पी एंड डूइंग माई ओन वर्क एंड आई एम डूइंग मैनी थिंग्स, आई एम एट फैमिली ऑल्सो। तो थोड़ा सा ये बताएं कि एक प्लेयर के लिए जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी क्या फीलिंग्स होती है, या क्या वो मुतमईन होता है कि नहीं आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग? देखिए बहुत सिंपल चीज है, यू नीड टू स्टे कंटेंट। अगर आप कंटेंट नहीं रहेंगे लाइफ के अंदर तो फिर तो आप बिल्कुल कभी खुश नहीं रह सकते। यू नो आई कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। Obviously human nature है, you always want to achieve more, you always want to win more, nobody wants to lose all the time। लेकिन मेरा एक ख्वाब था, मेरी ड्रीम थी जिसकी वजह से मैं टेनिस शुरू की थी, and that vision and the goal या ड्रीम भी कह लें आप, was never to become world champion, was never to become world number 1। मेरा हमेशा से ख्वाब था to be recognized as a tennis player in my country। मेरा मेन गोल ये था, बचपन में जब बड़ा हो रहा था, जहांगीर खान जहांशेर भाई थे, नाम आता था स्क्वॉश का, तो यू स्ट्रेट अवे रिलेट स्क्वॉश विद देम। इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियादाद के नाम थे तो स्ट्रेट अवे यू रिलेट देम विद क्रिकेट। एंड हसन सरदार थे, शहबाज अहमद सीनियर थे, उनके नाम आते थे, यू रिलेट देम विद हॉकी स्ट्रेट अवे। तो मेरा हमेशा से गोल ये था कि किसी तरह ऐसा कुछ करूं टेनिस में कि लोग मुझे टेनिस से याद रखें। टेनिस का नाम है तो मेरा नाम हिस्ट्री बुक्स में है पाकिस्तान की। तो दैट वाज माय मेन गोल एंड माय मेन एम। एंड अल्लाह के फजल करम से टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू अचीव दैट। लेकिन अल्लाह के फजल करम से यूएस ओपन के फाइनल के बाद, उसके बाद विंबलडन भी खेला फ्रेंच, उसके बाद लोगों ने एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया देयर इज अ पाकिस्तानी प्लेइंग ऑन द इंटरनेशनल सर्कल जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, यू नो। एंड नाउ आई फील लाइक टेनिस को चेंज करना चाह रहा हूं मैं, टेनिस में और इकोसिस्टम को चेंज करना चाह रहा हूं। आई फील लाइक वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, वी हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स। पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस, दे डोंट हैव द राइट पाथवे। तो वो सारी चीजें एक मेंटर बनके उनको करना चाह रहा हूं। एंड आई वांट टू प्रोड्यूस मोर Samuel Qureshi's, आई वांट टू प्रोड्यूस बेटर प्लेयर्स देन माई सेल्फ। I don't want जो हॉकी के साथ हमारा हुआ है या स्क्वॉश के साथ हुआ है वो टेनिस के साथ भी हो। एटलीस्ट आई वांट टू प्ले माय पार्ट, ताकि मैं सेटिस्फाइड होकर कह सकूं हाँ जी आई डिड माय लेवल बेस्ट, एटलीस्ट टू प्रोड्यूस सम इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स। और अभी 1.5-2 साल से काफी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गेटिंग डिफरेंट स्पॉन्सर्स, प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं जो पहले हमारे जमानों में नहीं होते थे। अब वी आर सेंडिंग अंडर 12 की 14, 16, 18 के बॉयज को, लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं, टूर्नामेंट्स पे टूर्स लगवा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज किया हुआ है, बैंक्स को एंगेज किया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, एक नेम वैल्यू है, एक फेस वैल्यू है, लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड अट्रैक्टिंग दीज किड्स टैलेंट। एंड आई जस्ट वांट देम टू be part of these kids journey। Basically बात ये होनी चाहिए sponsors को, not become once they become champions। सही। I got my first financial sponsor when I was 27 years old। That's very very late in any career, किसी भी career में। तो सारी इकोसिस्टम में चेंज करना चाह रहा हूँ कि they are 12, 14, 16 उनके जर्नी का हिस्सा बने
हेल्प देम एंड टैलेंट को आप स्पॉन्सर करें, नॉट बिकॉज दे आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड या ये वो, Yes. इवन इफ दे आर फ्रॉम ये बहुत अच्छी बात आपने एहसाम, ये बहुत अच्छी बात की है कि आप टैलेंट को स्पॉन्सर करें, आप टैलेंट जी, के ऊपर इन्वेस्ट exactly. करें तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। अब पाकिस्तान में बहुत बिल्कुल। ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन टेनिस की फील्ड में उस तरीके से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है। आपने अचीवमेंट्स की, आपके बाद आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में आने की कोशिश की कि भाई हम भी टेनिस खेलेंगे, लेकिन शायद जिस तरह से आपने कहा कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या फिर राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। अब आप यहाँ पर मौजूद हैं टैलेंट को पॉलिश करने के लिए, टैलेंट को ढूंढने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि व्हाट आर दी चैलेंजेस? अभी आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं? लोगों को शौक तो बड़ा है, लोगों को एहसाम उल हक बनने का शौक है, लोगों को आपको फॉलो करने का शौक है, लेकिन वो किस तरह करें? उनको एक राइट जगह पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने कहाँ कैसे खेलना है, किसको कॉन्टेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं खुद आपको? I totally agree with you, जी. And unfortunately, यही हुआ है कि I think the government, the federations, they were not able to cash in on my achievements. जब सारी की सारी हाइप बनी हुई थी रॉजर फेडरर को हराने के बाद, US Open, Wimbledon, French Open, सारे के सारे, I think they should have had more international events पाकिस्तान के अंदर, ताकि मैं पाकिस्तान में खेल सकता, अपनी कौम के सामने खेल सकता, could have inspired and motivated more players. अभी भी आप देख रहे हैं जो अर्शद नदीम भाई के साथ मतलब कि ओलंपिक्स जीत गए हैं वो, लेकिन he has not performed in Pakistan in one event. गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरेशन को चाहिए, एथलेटिक फेडरेशन को यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स के लाए एथलेटिक्स के, ताकि पाकिस्तानी कौम जो है उसको लाइव देखे। आई वुड लव टू वॉच हिम लाइव। एंड उस तरह जो है ना बच्चे इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। हाँ. आप अगर अपने हीरोज को सामने खेलते देख ही नहीं सकते, उस तरह की मोटिवेशन फिर लोगों को नहीं मिलती। जो लाइव देखने में मजा आता है ना, हाँ. वो आपको टीम पे देखने से इतना नहीं आता। एंड वही चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में ला रहा हूँ मैं, ताकि हमारे जो लड़के हैं, वेदर दे आर अंडर 18 के बच्चे हैं या प्रोफेशनल टेनिस के हैं, वो पाकिस्तान में खेलें, मुल्क में खेलें और उनको एक्सपोजर मिले। उससे आपके पैसे भी बचते हैं। जहाँ पे आपने 10, 15, 20 लाख का टूर लगाना है बाहर का, यू कैन प्ले दोस टूर्नामेंट्स एट होम इन वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दफा पहली दफा पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि हमें 7 ITF जूनियर टूर्नामेंट्स मिले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पहली दफा इस साल होंगे जहाँ पे हमारे प्लेयर्स को दे डोंट हैव टू गो अब्रॉड, दे कैन प्ले दोस टूर्नामेंट्स हियर। मैं 2 ITF मेंस के फ्यूचर्स करा रहा हूँ अप्रैल के अंदर। हमारे लड़कों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पहली दफा $15,000 के विमेन के टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। हमारे विमेन के कभी टूर्नामेंट्स नहीं हुए। तो जितनी अपॉर्चुनिटी लड़कों को देना है उतनी ही लड़कियों को भी दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई थिंक यू हैव टू sponsor the corporate sector भी, they get more excited when you having international events in a country. National tournaments आप कराते रहते हैं, sponsors मिलते रहते हैं, but they are one off things. लेकिन जब इंटरनेशनल एक्सपोजर आता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं आपके यहाँ पे आके टूर्नामेंट्स खेलना है, sponsors are more excited to be part of it, the banks are more excited as well. तो उसके लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने चैलेंजर करवाया जो मेरा आखिरी प्रोफेशनल टूर्नामेंट था। And I feel very very proud कि for the past 30 years I have been the only player to play on an ATP circuit. लेकिन जो चैलेंजर हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान में कराया, 9 पाकिस्तानी प्लेयर्स played an ATP event for the very first time. And पहली पाकिस्तानी टीम ever in history made it to the finals also. मैंने यंगर लड़के के साथ खेला ताकि उसके पॉइंट्स बन जाए, उसकी रैंकिंग्स बन जाए, तो give him a quick start. अल्लाह की बड़ा करम है कि we made it to the finals. Now I'm sending him to Dubai also to play international tournaments. मुज़म्मिल मुर्तज़ा को, he's Pakistan number 1 right now. तो I'm playing my part. I feel very proud in that. कि मैं जो ना लोगों को या प्लेयर्स की प्रोफेशनल पाथ में उनको हेल्प कर रहा हूँ। सेम इज विद जूनियर्स एज वेल। अभी 4 जूनियर्स को हमने कीनिया भेजा हुआ है फॉर अ होल मंथ ऑफ टूर्नामेंट्स। 212 के बच्चों को हमने 1.5 महीने के लिए अमेरिका भेजा था फॉर द ट्रेनिंग। तो ये सारे इक़दाम ले रहा हूँ ताकि सारे के सारे बॉक्सेस चेक किए जाएं। एंड इस तरह की चीजें हो रही हैं तो बाकी पेरेंट्स को भी जो है ना मोटिवेशन इंस्पायर हो रहे हैं, अपने बच्चों को टेनिस खिलाने में और सीरियस हो रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई नो व्हाट इज नीड और रिक्वायर्ड टू बिकम एहसाम उल हक कुरैशी या उससे बेहतर बनने के लिए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेरेंट्स को जिस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं और आपको देख के तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे जो कि सीरियसली आना चाहेंगे और खेलना चाहेंगे, परफॉर्म करना चाहेंगे। एहसाम आप हमारे साथ ही रहिए, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एहसाम से मजीद हम डिस्कशन करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई क्रिकेट में भी उनका काफी इंटरेस्ट है, क्या कुछ हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे स्टार एहसाम उल हक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई क्रिकेट फीवर जो है वो उरूज पर है और क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। अभी रीसेंट जो एक्टिविटीज़ हैं और जो रीसेंट बड़ा मैच आ रहा है उसके हवाले से व्हाट डू यू कमेंट? क्रिकेट पसंद करते हैं एहसाम, आप कैसा फील कर रहे हैं? अब संडे को फाइनली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आमने सामने होंगे।
क्रिकेट पसंद करता हूँ, वरना मैं पाकिस्तानी ना हूँ, इवन दो आई एम अ टेनिस प्लेयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच ऑब्वियसली। काफी हाइप वगैरह हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी इन अ वे। मेरे लिए तो ऑलरेडी इट्स अ विन कि जो हमने स्टांस लिया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन ने, जी। बोर्ड ने जो स्टांस लिया था इंडिया के अगेंस्ट, वाज हाई टाइम टू टेक अ स्टांस लाइक दैट। एंड मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, जहाँ पे मुल्क की इज्जत और बका का जो है ना क्वेश्चन होता है, वी हैव टू टेक अ स्टांस जी। नो मैटर अगेंस्ट हू। और अच्छा इन्होंने किया है, उसका रिजल्ट भी आ गया। इंडिया इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट ऑलरेडी एंड आई थिंक इससे बेहतर हमारे पास प्रॉब्ली अपॉर्चुनिटी नहीं होगी टू बीट देम। मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल टेनिस पे भी, स्पोर्ट्समैन भी कह लें, हाँ। आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास टीम है एंड मच मच सुपीरियर देन पाकिस्तान। लेकिन अगर एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आई थिंक वी हैव द बेस्ट चांसेस, वो T20 ही है। सही। जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उसमें अंडरडॉग की जो है ना जीतने की probability ज्यादा हो सकती है। सही। And we are a talented side and the fact this match is not played in India, हाँ। जो होम एडवांटेज जो है ना वो निगेट हो चुका है इंडिया का। हाँ। प्रॉब्ली इंडिया में मैच होता ये बात में ना करता, हाँ। लेकिन बिकॉज इट्स आउटसाइड इंडिया, हमारी काफी यंगर टीम है, हाँ। तो इंडिया में खेलने का प्रेशर इज प्रॉब्ली डिफरेंट। हाँ। लेकिन नाउ दैट दे प्लेइंग इन श्रीलंका, वो होम श्रीलंका। क्राउड भी नहीं है, एडवांटेज भी नहीं होगा। हाँ। तो आई थिंक हैव अ वेरी वेरी गुड चांस। अभी ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, उससे पहले भी सीरीज जीते हुए आ रहे हाँ, हैं, जीते तो हुए आ मोमेंटम रहे इज हैं, विद हाँ। पाकिस्तान टीम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह करे पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीते बिल्कुल। एंड दुआ ऑब्वियसली दुआ को होते हैं हमेशा कि पाकिस्तान जो है मैच भी जीते, अल्लाह करे वर्ल्ड कप भी जीते इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप भी जीते, मैच भी जीते। और अच्छी बात यह है कि अब क्योंकि वहाँ पर हमारी जो टीम मौजूद है उनको पहले से कंडीशंस पता है कि जी हमारा मैच वहीं होना है कोलंबो में, श्रीलंका में, तो दैट्स रियली ग्रेट। और हमारी टीम जो है ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, मतलब ये नहीं कि आप देखें उसका जो लाइनअप है, प्लेइंग 11 है, दैट्स रियली ग्रेट। और इनफैक्ट जो उस्मान तारिक ऐड ऑन हुए ना उसमें, तो उसके हवाले से तो अब इंडियंस भी परेशान है। अच्छा ये बताएं, आपके फेवरेट जो क्रिकेटर हैं वो कौन से हैं, और मतलब किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं आप, किससे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं आपकी कि ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, भाई प्लीज चल जाओ, प्लीज बाउंड्रीज चाहिए, प्लीज विकेट्स चाहिए? नहीं देखिए, मैं ऑब्वियसली ट्रैवलिंग मेरा काफी होती है, रही है, इतनी ज्यादा फॉलो उस तरह नहीं करता कि बैठ के मैच वगैरह देखूं। अच्छा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन मेरे लिए ये जरूर मैं कहूंगा, स्पेशली दिस टाइम अराउंड पाकिस्तान का जो मैच है इंडिया से, इट हैज टू बी अ टीम एफर्ट। हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस के ऊपर कि यार आज ये चल जाएगा, यार आज उसकी बॉलिंग चल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सही। बट एज ए यूनिट हम बात ज्यादा नहीं करते। आई थिंक इंडिया को हराने के लिए एवरीबडी हैज टू प्ले देयर पार्ट। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन द टीम, जो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है, I think everybody should try and execute it in the best way possible. पहले मैं कहता था शायद बाबर आजम, रिजवान and शाहीन शाह अफरीदी are the match winners for us, but now I feel they are not, to be honest. I think वर्ल्ड क्लास टीम को हराने के लिए एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट, और सिर्फ एक दो बंदों के ऊपर प्रेशर डाल के या उनके ऊपर प्रेशर डाल के वो इस तरह की चीजें जो ना रिजल्ट नहीं आ सकते। एंड ऑब्वियसली बाबर भाई को मिला हुआ भी हूँ, ग्रेट प्लेयर। ऑब्वियसली रिजवान तो अब इस दफा टीम में नहीं, आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम एज वेल, जो उनका कैरेक्टर था। शाहीन शाह अफरीदी भी, बट ये फास्ट बॉलर्स की पिचेस ही नहीं है श्रीलंका में। ऑल द स्पिनर्स आर एक्चुअली डूइंग वंडर्स। तो उसमें बस यही है जी, एज अ टीम एफर्ट खेलें। एंड आई थिंक फॉर मेरे लिए तो सारी मैच विनर्स भी हैं, हीरोज भी हैं, अल्लाह करे कि दे कैन ऑल परफॉर्म वेल। एंड ऑब्वियसली आई वुड लव बाबर आजम टू परफॉर्म एंड शट एवरीबडी जो उसको तनकीद करते हैं, रौदा करते हैं। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ ग्रेट बैट्समैन। उसको ऐसी तनकीद का, प्रेशर का निशाना बनाया जा रहा है। सो होपफुली ही कैन परफॉर्म वेल एंड कैन शट एवरीबडी अप वंस एंड फॉर ऑल। लेट्स सी। अच्छा बात वो ये ना कि जो फेवरेट प्लेयर्स होते हैं अगर वो नई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो फिर अवाम जो है वो तनकीद करते हैं उनके ऊपर, फिर अवाम जब वो खेलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वही लोग जो है उनको सपोर्ट भी करते हैं। और फिर आप सोशल मीडिया पर देखें कि उनकी तारीफों का जो है वो तूफान आया होता है, लोगों ने किंग बाबर आजम के जो है वो नारे लगाए होते हैं। और अभी थोड़ा सा ही उन्होंने खेलना शुरू किया था तो लोगों ने कह दिया था जी अब तो देखे जी बाबर आजम चल गए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छा खेलें और पूरी टीम हमारी अच्छा खेले, मैच भी जीते इंडिया से, वर्ल्ड कप भी जीते। और ये बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि पाकिस्तानियों का मोराल जो है ना बड़ा हाई हो जाता है। हम तो क्रिकेट लविंग नेशन है, स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, चाहे टेनिस हो, क्रिकेट हो, वी सपोर्ट ऑल थिंग्स। अब टेनिस की थोड़ी सी बात करते हैं। एहसान, आप ये बताएं कि अब आपने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, आपने कहा कि आप जो विमेंस हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ख़वातीन जो कि टेनिस खेलना चाहती हैं, लड़कियां जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, इस स्पोर्ट्स को खेलना चाहती हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि उनके लिए भी ना एक तो अवेयरनेस नहीं है, फिर कोई इस तरह का उनको प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आता,
अपने अपने लेवल्स पर, क्लब लेवल्स पर लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन अब आप क्योंकि यहाँ पर मौजूद है तो यू कैन गाइड देम बेटर। तो ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए मज़ीद आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक जो है वो उनको चैलेंजेस हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई प्लेयर आपकी तरह किस तरह जो है वो जाता हुआ देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं इन लोगों को? देखिए चैलेंजेस तो ऑब्वियसली बहुत ही, टेनिस को वैसी है ऑलरेडी, मेन प्लेयर्स को इतने होते हैं तो फीमेल को तो शायद उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा एक चैलेंजेस है स्टिग्मा है फीमेल्स कि को। जी हाँ खाली हो जाएंगी आप, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और सारी वो सारी चीजें, अकेली ट्रैवलिंग नहीं करनी, पेरेंट्स के साथ जाना। जी। लेकिन आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने विमेन टेनिस एसोसिएशन बनाई है। उनकी वुमेन्स प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं। I feel like the best advocate for a woman is a woman, और उसकी वजह से हमने चीजें बनाई हैं। We are having special women camps टेनिस के, 2-2 3-3 हफ्ते के हमने फैसलाबाद में भी कराए, सियालकोट में भी कराए, इस्लामाबाद में भी कराए। इंशाल्लाह वी ट्राई टू होल्ड देम इन कराची एज वेल। लड़कियों को भी बाहर भेज रहे हैं टूर्नामेंट्स कराने के लिए। सोहा है, आमना अली कयूम है, वी हैव सेंट देम अब्रॉड टू प्ले डिफरेंट टूर्नामेंट। जो टीमें हैं हमारी लड़कियों की, अभी भी अंडर 12 की लड़कियों को हमने वियतनाम, कंबोडिया भेजा हुआ है। अगले महीने अंडर 14 की बच्चियों को हम वियतनाम भेज रहे हैं खेलने के लिए। तो गिविंग लड़कियों को भी ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज, एंड उनके लिए भी वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशल स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं, आईटीएफ के साथ बात की है, प्रोफेशनल विमेन टूर्नामेंट लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, $15,000 का, जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ताकि डोर ओपन हो, हमारी जो प्रोफेशनल लड़कियां हैं उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले टू प्ले अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, और वो सारी चीजें करना चाह रहा हूँ। एंड माय मदर नौशीन एहतशाम और पाकिस्तान नंबर 1 फॉर 10 years। मैंने टेनिस ही उनकी वजह से शुरू की। माय सिस्टर शिजा हसन वाज अंडर 18 नंबर 1 जूनियर्स में। तो मैं तो पला बड़ा ऐसे ही हुआ हूँ जी कि विमेन को और औरतों को भी उतनी मौके जितने लड़कों को दिए जाते हैं। तो आई एम गोइंग ऑल आउट फॉर विमेन एज वेल, एंड पाथवे वही है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। एंड इस इंटरव्यू के मुनासबत से भी मैं पेरेंट्स को, नॉट बिकॉज आई एम अ टेनिस प्लेयर, बट आई वुड टेल द पेरेंट्स, पाकिस्तानी कौम को इतना पता नहीं है। आई अंडरस्टैंड वी आर क्रिकेट लविंग नेशन और वो चीजें होती हैं, लेकिन टेनिस वो एक वाइड स्पोर्ट है, इज अ मदर ऑफ ऑल रैकेट स्पोर्ट्स टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको टेनिस आती है, आपके बच्चों को, आपके बच्चे बड़े होके स्क्वॉश भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं, पैडल भी खेल सकते हैं, बट इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। पैडल वाला टेनिस नहीं खेल सकता, स्क्वॉश वाला भी टेनिस नहीं खेल सकता, बैडमिंटन वाला भी टेनिस नहीं खेल सकता, बट टेनिस खेलने वाला कैन प्ले ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। और एक वाहिद स्पोर्ट है पाकिस्तान में स्पेशली, जिससे आप फुल 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है आपके बच्चों को बाय द टाइम दे रीच 17-18 इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। वहां पे आप प्रॉपर स्कॉलरशिप लेके जा सकते हैं, देन यू कैन परस्यू योर स्टडीज देयर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 4 years। और अगर आपने टेनिस खेलनी है तो वो भी खेल सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा सारी पाकिस्तानी कौम को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को टेनिस इंट्रोड्यूस कराएं। यू डोंट हैव टू बी अ वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर टू गेट दी स्कॉलरशिप, यू हैव टू बी अ डिसेंट प्लेयर नेशनल लेवल का, और उसकी बेसिस पे यू कैन गेट फुल स्कॉलरशिप्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। और इट्स अ विन विन सिचुएशन for the parents, and I would like Pakistani कौम to understand that and try to make the most out of it। हमारी इतनी एग्जांपल्स हैं टेनिस प्लेयर्स की जो बाहर गए हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, and they have studied and then became businessmen or whatever they want, and I think Pakistani कौम and the parents should definitely look into this and should pursue कि अपने बच्चों को while they're 10, 12, 13, 14 उनको टेनिस इंट्रोड्यूस कराएं for sure। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, तो पेरेंट्स के लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अपने बच्चों को और लाना चाहिए, विन विन सिचुएशन है। यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको देखते हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर हैं और ऑब्वियसली इस टेनिस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और राइट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? मेरे लिए जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है हार्ड वर्क। आप किसी भी सक्सेस में, कहीं भी फील्ड में आप हार्ड वर्क किए बगैर नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ टू स्टार्ट विद। If you have enough faith in yourself, then you can achieve anything in life, whether you have opportunities or not. जो लोग excuses बनाते हैं, I think they will never reach the heights World Championship की। अगर आपको problems है, try to find solutions, and there should be opportunities for you to make yourself better। मैंने हमेशा इसी तरह देखा है, मैं भी पाकिस्तान से निकला हूँ और पाकिस्तान से करके प्लेयर बना, और रॉजर फेडरर को हराया, और नदाल को, रैंडी मरे को, जोकोविच वगैरह को। एंड इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। हमारे से जहांगीर खान भी निकले, जहांशेर भी निकले, हसन सरदार, शहबाज अहमद सीनियर भी निकले, इमरान खान, नसीम अकन, जावेद मियादाद भी निकले, बाबर आजम भी अभी है। तो इस तरह के लोग सारे पाकिस्तान से निकल रहे हैं जी। एंड इट्स ऑल अबाउट कि कितना आप अपने अंदर हार्ड वर्क करते हैं, एंड यू शुड बी रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अभी यंगस्टर्स को
तो मैं यही कहूंगा जी कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हो उसको ऑनेस्टी के साथ करें, उसके अंदर दो नंबरी ना करें, शॉर्टकट्स के लिए ना सोचें। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, ट्राई टू लिव एवरी डे एज इट्स योर लास्ट डे। हमें जिंदगी की मौत का नहीं पता, लेकिन आपको इस तरह सोचना चाहिए और इस तरह दिन को गुजारना चाहिए कि दिस इज योर लास्ट डे। तो अपने अगर आपको पता हो कि इट्स योर लास्ट डे, तो हाउ वुड यू लिव दैट डे, वेदर यू ट्रेनिंग या वर्किंग या जो भी है। Yes. तो गिव योर बेस्ट एंड मैं तो ये कहूंगा जी सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें। आई नो इट्स नॉट इजी। सोशल मीडिया पे ही तो आजकल की सारी यूथ है, सोशल मीडिया ही ने ही तो सबका काम खराब किया हुआ है साम, ये जितनी भी यंगस्टर्स हैं बर्बाद किया हुआ है बिल्कुल। I would really want पाकिस्तानी गवर्नमेंट to actually look into it, और भी डिफरेंट कंट्रीज कर रही हैं कि एटलीस्ट 10-11 बजे के बाद है ना, आई थिंक हमारा सोशल मीडिया बंद हो जाना चाहिए। आई थिंक कुछ ऐसी कोई पाबंदी लगनी चाहिए कि 10-11 बजे के बाद वो एंटरटेनमेंट, और फिर सुबह 7 बजे फिर उसको ऑन करते हैं जो भी है। आई थिंक इट्स रियली रियली नीड ऑफ द आवर, एंड काफी दुनिया में काफी मुल्क इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एंड बच्चों को ये कहूंगा कि कोशिश करें कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। सही। अच्छा एहसाम, क्योंकि आपने इतनी ज़बरदस्त जो है वो टेनिस खेली है, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया, जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के साथ आपने डिफरेंट जो है वो टेनिस खेली। जब टेनिस कोर्ट में मौजूद होते हैं, कोई ऐसा करियर का कोई ऐसा मेमोरेबल वाक़या, कोई इंसिडेंट जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें, अपने फैंस के साथ में शेयर करना चाहें, जो आपको लगा हो कि नहीं वो दैट टाइम दैट मोमेंट आई कांट फॉरगेट? नहीं जी, ऑब्वियसली मेरे लिए तो मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट जिसने मेरी लाइफ चेंज की, आई फील लाइक वो द यूएस ओपन फाइनल्स। Being the first Pakistani, being the first Muslim male player ever to make it to the Grand Slam final, और बैक टू बैक में 2 खेला, डबल्स भी खेला, मैं मिक्स डबल्स भी खेला, एंड आई नेवर एवर थॉट कि वापस आऊंगा तो मुल्क में जिस तरह की पसराई मिली मुझे, जिस तरह का प्यार मिला, जिस तरह की रिकॉग्निशन मिली, आई एक्चुअली नेवर थॉट ऑफ दैट। क्योंकि उससे पहले मैं विमेन भी क्वालिफाई कर चुका हुआ था, उससे पहले मैं रॉजर फेडरर को भी हरा चुका हुआ था, एंड आई फेल्ट लाइक कि दे वर रियली बिग अचीवमेंट्स कि मेरा इंपैक्ट हुआ होगा पाकिस्तान पे। लेकिन जब मैं घर पे आया तो उस पर मेरे सिर्फ वालिदैन ही मुझे एयरपोर्ट लेने आए, बहन भाई। तो मैं समझा था कि यूएस ओपन के बाद भी यही होना है, बट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूएस ओपन, जितनी दुनिया एयरपोर्ट पे लेने आई हुई थी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो सारा जो था ना वाज लाइक, जो आपको बताया ना कि शुरू में मेरा था कि आई जस्ट वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन माय कंट्री, वो आई फेल्ट लाइक कि दैट वाज दैट मोमेंट यूएस ओपन के बाद, कि वो जो सारा जो लोड था मेरे शोल्डर्स के ऊपर जी, आई वाज एबल टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई वाज लाइक ओके यार, आई हैव अराइव्ड, my people know me now. So I would say that was the most defining career defining moment in my life. And जितना भी मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करूं वो कम है, for all the love they gave me, and उस वक्त से दे रहे हैं, and the respect they gave me as well. And तो मेरे लिए तो सबसे most defining moment जो है has to be that once I came back home after the US Open finals. सही। बहुत शुक्रिया साम आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो सामने गुफ्तगू की, और जिस तरह से उन्होंने यंगस्टर्स को टाइम पे सोएं, अपना रूटीन बनाया, और पेरेंट्स को भी ये कहा कि मोटिवेट किया कि अगर वो टेनिस खिलाना चाहते हैं, उनके बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि वो टेनिस खेलेंगे, तो डेफिनेटली उनको आना चाहिए इस फील्ड में। और जिस तरह से अब ऐसा हम यहाँ पर मौजूद हैं तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं टेनिस की फील्ड में, लड़कियाँ भी आगे आएँ, लड़के भी आगे आएँ, और ये जो हमारे स्टार्स होते हैं ना, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। भी ऐसा हमने कहा कि मुझे जब ये समझ में आए कि माई पीपल नो मी, तो जब आपको ये बात पता चल जाए ना कि मेरे लोग मुझे जानते हैं, या मेरी नेशन मेरे साथ है, या मैंने कुछ मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है, तो वो प्राउड, वो जो आपका एक मोमेंट होता है ना, वो एक डिफरेंट दुनिया में आपको लेके जाता है। तो वी वांट कि हमारे मुल्क का हर बच्चा, वी वांट कि हमारा हर टैलेंट जो है वो पॉलिश होकर इसी तरह से आगे आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो अब मैं बात करूंगी माह रमज़ान की, जिसकी आमद है, और हम सब पूरा साल ही, स्पेशली मैं पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार करती हूँ कि ये जो महीना है ये इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना है कि इसके एक एक लम्हे में जो है ना वो बरकतें हैं। अगर आप सो भी रहे ना तो सोना भी इबादत है। तो देखिए अल्लाह ताला ने रमज़ान की सूरत पे हम पे क्या इनामात उतारे हैं, कितनी बरकतें हैं, रोज़ा है, फिर इबादत हैं। लेकिन रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, अपनी रूटीन कैसे रखी जाए, क्या इबादत की जाए, और हमें क्या करने को कहा गया है, इस पर बात करने के लिए मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
मौलाना साहब, अब क्योंकि बस रमज़ान की आमद है, रमज़ान आने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि किस तरह से रमज़ान को जो है वो उसका इस्तकबाल किया जाए, क्या इबादत होती हैं, किस तरह से इबादत की जाए, क्या दिन भर के जो हैं वो उमूर होने चाहिए, किस तरह लोगों को ये पूरा महीना गुजारना चाहिए इबादत में, और जो नवाफिल वो अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उस हवाले से बताइए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम टीवी वालों का बुलाने का। जी। दूसरी बात यह है कि मेरी बहन, सबसे बड़ी बात यह है कि सारी कायनात की रहनुमाई के लिए हुजूर तशरीफ़ लेकर आए। जी। अब कोई चाहता है कि उसकी सही माना में रहनुमाई हो जाए, हाँ। और वो बंदा कामयाब हो जाए, क्योंकि सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, कि आप सीधे रास्ते पर हैं। और सीधे रास्ते पर हमें अगर चलना है तो हमें रहनुमा चाहिए, और सारी कायनात की रहनुमाई करने वाली ज़ात आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अब हमको सबसे पहले ये महीना आने से पहले हमको ये देखना है कि इस महीने के लिए आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या था, ताकि अगर हम चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सक्सेसफुल भी होंगे, दुनियावी हवाले से भी होंगे और उखरवी हवाले से भी होंगे। तो अब यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दुर्र मंसूर शरीफ के अंदर ये हदीस है। हज़रत आयशा कहती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ के लिए कमर बस्ता हो जाते थे, और उसके बाद आप फिर ये रमज़ान शरीफ में बिस्तर पर लौट कर नहीं आते थे। यानी आप इबादत के लिए इतनी आपकी वो होती थी हिम्मत कि आप कमर बस्ता होकर और फिर उसके बाद आप बिस्तर की तरफ लौट कर नहीं आते थे। इस बात को समझते हुए हमारे यहाँ वो अफराद जो रोज़ा रखते हैं सहरी में, और जो उसके बाद वो जो आगोशी बिस्तर में जाते हैं, उसके बाद वो 3 बजे 4 बजे उठते हैं, और उसके बाद वो रात को क्रिकेट में खेलते हैं, तो वो कैसी रहनुमा की रहनुमाई ले रहे हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हुजूर गिड़गिड़ा कर कसरत से दुआएं मांगते थे। खौफ खुदा का गलबा वैसे भी था, मगर रमज़ान शरीफ में आप पर बहुत ज़्यादा था। रोज़ाना रात को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, कुरान का दौर होता था। और हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ में वैसे भी माशाल्लाह ये अल्लाह ताला के करम है कि हम आम दिनों में कुरान पढ़े ना पढ़े, मैं रमज़ान शरीफ में कसरत से पढ़ते थे। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सखावत का सिलसिला बहुत बढ़ जाता था। रमज़ान शरीफ आने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम जिस ग़ुलाम को आज़ाद करना है आज़ाद कर देते थे, ताकि ये कि दुनियावी जो झमेलों से, दुनियावी मामला से वो होकर सिर्फ फोकस करके इबादत की तरफ आ जाए। और उसके बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलाम कसरत से तिलावत, सखावत, हदीस में आता है हुजूर का जैसे तेज़ हवा जिस तरह तेज़ चलती है, इस तरह हुजूर की सखावत, हुजूर वैसे ही सखी थे। हुजूर की सखावत के बारे में तो आला हज़रत ने तो यहाँ तक फरमाया कि वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर की बारगाह में कोई ना का लफ्ज़ सुनता ही नहीं था, मगर उसके बावजूद रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुजूर का ये तरीक़ा था कि आप अलैहिस्सलाम कसरत से सखावत करना, लोगों को देना। तो अब हमको हुजूर को फॉलो करते हुए अपने आप को फोकस करके कमर बस्ता होकर इबादत के लिए मेंटली तौर पर खुशी के साथ तैयार हो जाए। और ऐसी तैयारी के भाई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो हमें आमद रमज़ान, इस्तक़बाल रमज़ान के लिए जो हमें बशारतें दी, तो वो रमज़ान की बशारतों को मलहूज़ रखते हुए हमको ऐसी तैयारी हो कि कसरत से इबादतें हों, गिड़गिड़ा कर दुआएं हो, खौफ इलाही हो, सखावत का सिलसिला हो, कुरान की तिलावत हो, बिस्तर से दूरी हो, इबादत की तरफ रुग़बत हो, ताकि हमें इस रमज़ानुल मुबारक से सही माना में हम फैज़याब हो सके। अच्छा, क्योंकि रमज़ान का महीना इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना है, इसमें जब आप नेकियां करते तो आपको अजर भी ज़्यादा मिलता है, सवाब भी आपका जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। ये बताएं कि जो लोग इस महीने में सदका और खैरात करते हैं वो उनके लिए क्या अजर है, और लोगों को सपोर्ट करना जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस महीने में क्या पूरा साल भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इस महीने में मदद करते हैं या आप इस महीने में सदका करते हैं, किसी की मदद करते हैं, खैरात करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अजर भी जो है वो 2 गुना ज़्यादा देते हैं। तो इस बारे में लोगों को बताएं, इस बारे में लोगों को एजुकेट करें कि किस तरह
अपने भाई बहनों की मदद की जाए। लोग इस महीने में भी रिश्तेदारों से दूर होते हैं, लोग इस महीने में भी कीना रखते हैं, लोग इस महीने में भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, हम हमारी इबादत हमारे लिए, लेकिन हमने किसी से मिलना नहीं है, हमने किसी को माफ़ नहीं करना। तो ज़रा इस बारे में बताएं कि लोगों को अपने जो ज़िंदगी के जो दूसरे मामलात हैं, जैसे उनके बहन भाइयों के साथ हैं, किसी दोस्तों के साथ हैं, या उनकी ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं जिसके लिए उनको लोगों से रुजू करना चाहिए, आपस में गिले शिकवे दूर कर देनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए, उसके लिए क्या? अच्छा, इसके हवाले से मैं 2-3 पहलू पर थोड़ा सा मुख्तसर अर्ज़ करूँगा। पहला ये है कि रमज़ान शरीफ में लोग सदका और खैरात भी ज़्यादा करते हैं और ज़कात भी रमज़ान में निकालते हैं। अब यहाँ पहली बात यह है कि ज़कात निकालने वाले ऐसे भी लोग हैं जो रमज़ान में निकालते पर गुनहगार होते हैं। अच्छा। हाँ, और कई ऐसे हैं जो ज़कात रमज़ान में निकालते हैं और सवाब के मुस्तहिक़ होते हैं। देखिए, सदका भी राह खुदा में देना, हाँ। ज़कात भी राह खुदा में देना, हाँ। और मगर वो जो ज़कात है वो तो फ़र्ज़ था। अब किस सूरत में रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालने पर गुनाह हो रहा है? हर बंदा तो ये सोचता है मैं रमज़ान शरीफ में ज़कात दूंगा मुझे सवाब मिलेगा, और हाज़रीन में तो कोई मुझ पर फतवा लगा देगा कि ये क्या ज़कात रमज़ान में दे रहा है, रमज़ान में तो इसका सवाब, यानी हर सवाब का मामला है कि नफिल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर हो जाए और फ़र्ज़ का दर्जा 70 गुना बढ़ जाए। तो अब इस सूरत में साइकोलॉजिकल तौर पर बंदा सोचता है कि रमज़ान में ज़कात दो, क्योंकि रमज़ान में जब नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का 70 गुना ज़्यादा, तो उस सूरत में तो रमज़ान में ज़कात दे दो ताकि बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ का दर्जा 70 गुना बढ़ जाता है। मगर किस सूरत में ज़कात रमज़ान शरीफ में देगा तब भी गुनाहगार होगा? ये वो वजह ये है। देखिए, मिसाल के तौर पर साहिब निसाब जब बंदा होता है, आज अगर तारीख़ है 12, आज 12 तारीख़ है या 13 तारीख़ है, तो वो मैंने कैलेंडर नहीं देखा, मगर जो भी तारीख़ है, आज तारीख़ को अगर वो साहिब निसाब हुआ, 13 तारीख़ है, अब 13 तारीख को साहिब निसाब अगर कोई बंदा होता है 13 फरवरी को, तो इस्लामी हवाले से वो जो साहिब निसाब हुआ, साल जब पूरा होगा तो इस तारीख को उस पर उसके निसाब पर जो उसका जो माल है, खा वो सोना हो या पैसा हो या जो भी हो, और या जो भी उसकी प्रॉपर्टियां है या उसके पास बैंक बैलेंस है, उस पर जब साल जिस दिन पूरा हुआ तो अब उस वक्त उस दिन उसको उसकी ज़कात देनी है, उसकी ज़कात में 2.5% निकालनी है। अब उस सूरत में ये हो रहा है कि वो 7 दिन बाद रमज़ान आ रहा है तो वो ताख़ीर कर रहा है, वो फ़र्ज़ देने की जो वो जो गरीब का हक था, अब उसमें वो ताख़ीर कर रहा है। अब वो ताख़ीर कर रहा है, तो अब इस सूरत में क्या हो रहा है, जो ताख़ीर कर रहा है तो वो फ़र्ज़ तो था कि जैसे नमाज का टाइम हुआ तो अब नमाज फ़र्ज़ हो गई, साल पूरा हो गया, साल के पूरा होते ही साथ जैसी जिस तारीख को उसका निसाब का साल पूरा हुआ उस तारीख को उसको फ़र्ज़ ज़कात देना है। उसमें चूँकि वो गरीब का हक है, वो हक की जो गरीब के हक की ताख़ीर जो कर रहा है तो अब गुनहगार हो रहा है, और वो ये सोच रहा है कि भाई ये 1 हफ़्ते बाद रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान में फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा, तो वो जो ताख़ीर करने की वजह से, वो जो ताख़ीर की वजह से जो गरीब का हक रोक रहा है उसकी वजह से वो गुनाहगार होगा। ये तो हुआ गुनाह ताख़ीर की वजह से। फ़र्ज़ अदा हो जाएगा अगर वो ताख़ीर करके देता है, रमज़ान में देता है, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, मगर ताख़ीर करने की वजह से, गरीब का हक रोकने की वजह से वो गुनहगार होगा। एक बात, मगर किस सूरत में सवाब होगा वो ये है, कोई कॉल आई? नहीं आई। अच्छा, वो उस सूरत में है, मिसाल के तौर पर शव्वाल के 15 तारीख 16 तारीख को वो साहिब निसाब होता था, और अब उसके बाद 1 साल बाद शव्वाल को उसकी पूरा निसाब का साल पूरा होना था, और निसाब पूरा होने के बाद अब उसको देना था, मगर पहले रमज़ान आ गया। तो जब पहले आया तो उसने रमज़ान की वजह से उसको डिले कर दिया कि अब मैं रमज़ान में ही जो है ना वो डिले नहीं किया, डिले तो होता है कि बाद में देना, उसने पहले बिफोर, उसने बिफोर जो है दे दिया। तो उस सूरत में क्या हुआ कि बिफोर, आपकी पहली वाली बात कर रही हूँ, उसमें तो डिले हुआ, उसमें डिले हुआ ना, लेकिन इसमें तो ये पहले बिफोर दे रहा है ना, तो बिफोर देने पर उसमें क्या हुआ कि फ़र्ज़ की जो तारीख आने से पहले दे रहा है, तो वो उस सूरत में देगा तो उसको सवाब भी मिलेगा और जो है गरीब को पहले हक मिल जाएगा, तो इस सूरत में ये तो बहुत अच्छा। दूसरा, सदका और खैरात के हवाले से देखें, सबसे पहले रमज़ान शरीफ के बारे में अहादीस में आता है कि जो रमज़ान शरीफ के अंदर हुज़ूर ने फरमाया कि अपने अहलो अयाल पर कसरत करो, यानी अहलो अयाल पर कसरत से खर्च करो। अब अहलो अयाल पर कसरत से खर्च करो, तो अब उसका एक हदीस शरीफ में आया है कि वो जिहाद में खर्च करने के बराबर सवाब है।
देखिए जिहाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह खुदा में जाने के लिए जब जिहाद के रुग़बत दिलाते थे, सहाबा घोड़े दे रहे हैं, दीगर दे रहे हैं, तो हुजूर फरमा रहे अहल अयाल में रमज़ान शरीफ में जो कसरत से खर्च करेगा उसको राह खुदा, एक हदीस शरीफ में आया है जिहाद में खर्च करने का सवाब, एक हदीस शरीफ में आया है कि वो जो है वो राह खुदा में खर्च करने का सवाब। तो ये तो हुआ कि रमज़ान शरीफ में फैमिली पर बंदा अपने आप को कंजूसी ना करे। फिर हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि रमज़ान शरीफ में अगर कोई बंदा सदका खैरात में अगर किसी गरीब को इफ्तारी कराता है, हुजूर ने फरमाया कि इफ्तारी कराना उसके लिए जहन्नम से नजात का ज़रिया बन जाएगा। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ज़ाहिर है उस दौर में वसाइल नहीं थे, सहाबा 2 खजूर खाकर इफ्तारी कर लिया करते थे, 1-2 खजूर खाते थे, कई दिन हुजूर के घर में भी जो है वो चूल्हा नहीं जलता था और वो इस तरह जो है वो खजूर के ज़रिए गुजारा हो जाता था। इस सूरत में अपना खर्च करना पूरा करना मुश्किल, किसी को इफ्तारी के लिए इफ्तार कराना तो ये बड़ा मुश्किल मामला। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये इफ्तारी कराने की हम वसाइल हमारे पास नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि अगरचे एक घूंट पानी, एक थोड़ा सा दूध या फिर खजूर भी अगर तुम किसी को खिलाओगे, इसकी बरकत से भी जो है वो तुम्हें जो जहन्नम से आज़ादी का या जहन्नम से नजात का ज़रिया बन जाएगा। तो इससे हमें सबक ये मिला कि हमको चाहिए कि रमज़ान शरीफ में हम इफ्तार की दावत दें। और ख़ाली दावतें, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम दावतों में अपनी बहन भाइयों को रवाहिकीन बुला लेते हैं, मगर कई गरीब बच्चे भी, गरीब पड़ोस में भी फैमिलियाँ होती हैं जिनके घर में नहीं होता, जिनका बाप नहीं होता, यतीम बच्चे होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी मेरी बहन देखा जो कहते पूरा महीना हम फ्रूट का एक लुकमा नहीं खा पाते, हमें यहाँ हम खाना पूरा करें या फ्रूट पूरा करें। उस सूरत में पड़ोसियों का देखें, ऐसे रिश्तेदारों में जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ राशन पहुँचा दें, फ्रूट पहुँचा दें, ताकि आपके घर में भी अगर कोई फरावानी हो रही है तो वहाँ पर भी फरावानी रहे। बिल्कुल, दूसरों का एहसास करना बड़ा ज़रूरी है, दूसरों का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। यही तो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, यही तो हमारा दीन हमें सिखाता है। जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौलाना साहब से इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, मज़ीद भी पूछेंगे कि माफ़ कर देना, सिले रहमी करना, दूसरों को आगे बढ़ के थाम लेना, उनकी मदद करना जो है ये कितना बड़ा सवाब है। और लोग क्यों इतने सख्त दिल होते हैं कि वो लोगों को माफ़ नहीं करते, लोग क्यों इतने सख्त दिल होते हैं कि वो अपनों को छोड़ देते हैं लेकिन वो परायों में बांट रहे होते हैं। और परायों को देना भी अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनों को देखना चाहिए। इस हवाले से होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो माह रमज़ान की आमद है और अब इस हवाले से लोगों को ना हम ये एजुकेट करना चाहते हैं कि आपने सब्र रखना है, आपने पूरा साल भी सब्र रखना है, लेकिन सब्र के कितने बड़े इनामात हैं। मौलाना साहब, रोज़ा रखा होता है लोगों ने लेकिन गुस्सा कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि हमें सब्र से काम लेना है लेकिन फिर भी वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि लोग अपना पेशेंस क्यों खो देते हैं, क्यों उनको ये समझ में नहीं आता कि रोज़े का मतलब ये है कि तमाम बुरी बातों से आप पर्दा कर लें। रोज़े का तो मतलब ही सब्र है। देखिए मेरी बहन, सबसे साथ ये है कि रमज़ान शरीफ ये हमें सब्र और बर्दाश्त का मादा सिखाता है। मिसाल अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, मुझे तलब हुई पानी की, मैंने फ़ौरन रिजवान भाई से कहा पानी दीजिए ना, मुझे पानी चाहिए। मगर अगला जब जुमा अगर आ गया और रमज़ान है तो फिर मुझे अंदर तलब होगी, पानी पीना है मगर नहीं पी सकता। जुमे का दिन होगा, बयान करना होगा, मगर मैं बयान कर रहा हूँगा, जोशी खिताबत में इस्लाम की बातें कर रहा हूँगा, लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँगा, तलब होगी, ज़बान खुश्क होगी, जो कि बयान में बंदा जोश में बोल रहा होता है, खुश्क हो रहा होगा, मगर उसके बावजूद भी कोई सामने 1 करोड़ रुपए भी लाकर कहेगा मौलाना 1 करोड़ देता हूँ, ये पानी पी लो, नहीं पी सकता। अब क्या है, ये रोज़ा हमें अंदर ऐसी ख्वाहिशात को रोक रहा है। तो ये जब रोकते हैं तो ये अंदर सब्र पैदा करता है कि आप, और सब्र और यकीन पैदा करता है। सब्र ये है कि अभी ये मैं चाय जैसे चाहूँ, बड़ी अच्छी चाय और मैं मज़े से पी रहा हूँ, मगर अगर रमज़ान में, अगर मैं जहाँ तक अंदाज़ा जुमा रमज़ान का होगा, अगर रमज़ान का है उस वक्त ये चाय रखी होगी, तलब होगी, नींद आ रही है मगर नहीं पी सकता। तो ये रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। अगर हम ऐसी सूरत में सब्र और बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रोज़े का असल फ़ायदा नहीं उठा रहे। फिर इस बात को समझने के लिए हमें एक बात को ये भी समझना है कि असल में 2 कुव्वतें होती हैं। एक कुव्वत को कुव्वत हैवानी कहा जाता है, एक को कुव्वत रूहानी कहा जाता है।
सही। कुव्वत हैवानी वो होती है कि हम जैसे जैसे खाते हैं हमारे अंदर हैवानी कुव्वतें बढ़ती हैं, ख्वाहिशात बढ़ती हैं, और फिर ख्वाहिशात जैसे जैसे बढ़ती है उस तरह शैतान का गलबा बढ़ता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास माल ज़्यादा आ जाता है, तो वो हो जाता है तो उनकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं और कुव्वत हैवानियत और शैतानी गलबा बढ़ जाता है। मगर जैसे जैसे बंदा रोज़ा रखता है, ख्वाहिशात को कम करता है, बर्दाश्त करता है, तलब को रोकता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुव्वत हैवानी कमज़ोर होती है, और कमज़ोर होते 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 या तो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। और जैसे जैसे ये कम होती जाती है तो कुव्वत रूहानी बढ़ती जाती है, और कुव्वत रूहानी बढ़ती जाती है तो फरिश्ते खाते नहीं हैं, फरिश्ते खाते नहीं हैं। अब खाते नहीं हैं और ये बंदा इन दोनों नहीं खा रहा, तो क्या है, उसमें मलकूती सिफत पैदा हो जाती है। और फरिश्ते वो हैं जो अल्लाह के बारगाह में कसरत तस्बीह करते हैं, इबादत करते हैं। यहाँ ये बंदा भी रोज़े में तिलावत कर रहा है, ये मलकूती सिफत पैदा होती है, और मलकूती सिफत पैदा होने की वजह से इंसान ये शैतानी और आलम नासूद, अब ये थोड़ी मुश्किल मरहला है, से निकलता जाता है और कुर्ब इलाही और मलकूती सिफत में आता जाता है। एक तो ये। दूसरा, इसलिए बंदे को चाहिए कि अपने गुस्से को, अपने लड़ाई को कंट्रोल में करें, और इसके लिए अपना विल पावर इस्तेमाल करें। देखें, गुस्सा इंसान की फितरत है, मगर कितना करना है और कहाँ करना है ये इंसान को समझना है। सही। तो एक तो ये है कि इंसान को अपनी प्रैक्टिस करे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मर्द शोहर जो है सबके सामने मीठा बन जाएगा, मगर बीवी सामने आ जाएगी तो वहाँ हिटलर बन जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरी मातहत है, इसको जितना चाहो सुना दो, ये मजबूर है, ये मजलूमा है, ये यहाँ पर बेबस है, इसको जितने चाहो सुखाओ। तो अब इंसान को फितरत में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो वहाँ पर कहाँ कितना गुस्सा करना है, कितना कंट्रोल करना है। तो ये हमें रोज़ा भी सिखा रहा है, और रोज़े के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस से भी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ भी है, और इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी ग़ीबत हो रही है, उसके बारे में चुगलखोरी हो रही है। हुजूर के बारगाह में कुछ ख़वातीन आई और आई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रोज़ा ना रखना ही बेहतर था। कहा क्या मकसद या रसूलल्लाह, मैं तो रोज़े से हूँ, सहरी भी की है, इफ्तारी भी करूँगी। इतने में उल्टी हुई तो मुंह से खून का लोथड़ा निकला, खून वगैरह निकला। हुजूर ने कहा तो मैंने ग़ीबत ही की थी। कहा जी या रसूलल्लाह। कि नहीं, फिर क्या फ़ायदा, तुम्हारा ऐसे रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा। ये हमें सबक मिल रहा है कि रमज़ान शरीफ में हम हलाल खाने से अपने आप को बचा रहे हैं। हलाल रोटी रखी है, हलाल सालन रखा है, हलाल फ्रूट रखा है, हम नहीं खा रहे हैं, मगर ग़ीबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जो है वो धोखा दे रहे हैं, सामान में वो कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारे और आपके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को हराम से तो बदरजे औला बचाया जाए, ताकि जब हम रमज़ान शरीफ का ये महीने से जब मुकम्मल कर निकले तो अल्लाह हमारी जहन्नम से नजात का ऐलान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ आए और माह रमज़ान की आमद के हवाले से आज हमने डिस्कशन की। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर सिटी 21 की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मदद कीजिए, ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिटी 10।